अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, वेलकम टू माय चैनल नावल सब। हम लोग का जो नावल है वो इश्क जो ममनून रहा असलम एस मरवा मिर्ज़ा। चलिए जी बढ़ते हैं आज की हमारी इस नावल की आखिरी किस्त की जानिब। आलम हाउस के मकी सब जमा थे। डिनर लगाया जा चुका था, जबकि बस रोहा और अशबा किचन और मुलाजमा के हमरा स्वीट डिश यानी खीर के बाउल पर ड्राई फ्रूट से सजावट कर रही थी। हॉर्न की आवाज़ पर आयस और अन्नान घर से बाहर निकले तो अन्नान ही की गाड़ी पार्किंग में पार्क हुई और ब्लैक में बहुत ही वजीहा लगते इब्राहिम आलम कार डोर ओपन करते निकले तो आइस ने लपक कर इनकी खुली बाजुओं में समा जाते वैसे ही शिद्दत से चाचू को दबोचा। खुदा गवाह था, मुकम्मल यकीन तो इसे भी अब आया। दर्द तक भूल गया वो इनसे मिलकर, जबकि अन्नान खूबसूरत से मुस्कुराती आंखों से दोनों को देखता पास ही आ रुका। यकीन नहीं आ रहा चाचू कि ये आप हैं। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। उफ, आपने जीते जी हमें अपनी मौत का दुख दिया। बहुत आसमाया यार। गले लगे फिर से। आइस की शादी मर्द की सी कैफियत पर इब्राहिम तो जज्बाती हुए, कुछ बोलना मुश्किल हुआ। मेरे शेर, तुम्हें देख कर आंखें ठंडी हो गई। मेरे ऐदा को जिस तरह तुमने संभाला, बताया मुझे अन्नान और अशफा ने। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। और चाचू के मशकूर होने पर दुगना बेकरार हुआ, क्योंकि ऐदा के मामले में वो बहुत कामिल, आसूदा, पुरसुकून था। वो मेरी खुशी थी है और रहेगी चाचू। आपको देखकर बहुत खुश होगी। और रोहा चाची तो आपकी मौत के बावजूद आज भी आपकी ही राह तक रही है। आए अंदर। आइस ने साथ ले जाते घेरा तो इब्राहिम ने एक प्यार भरी नज़र अपने लाडली पर भी डाली, जो आज रोहा की खुशी का आलम देखने का मुंतज़िर था। सबसे पहले इनका इस्तकबाल जियान और शुजा साहब ने किया। वो अपनी बेटियों से ज़्यादा अपने दामादों से प्यार करते। ऐदा, लीज़ा, हादी, तीनों की तवज्जो बैरूनी तरफ थी। लेकिन जब तीनों ने बैक वक्त इब्राहिम आलम को इन सब के बीच देखा तो ऐदा, हादी और लीज़ा तीनों के चेहरों की रंगत सफ़ेद पड़ी। हर कोई अपनी जगह थम गया। इब्राहिम ने करीब आती ही नम आंखों से ऐदा को देखा। वो कभी बेयकीनी से आइस को देखती, कभी बाबा को। और फिर जब इब्राहिम ने फर्द जज्बात के संग बाएं फैलाई तो वो उठकर बेख्तियार इनके पास आई। पहले तो ये लगा कि ये इसका ख्याल है, मगर वो सच में बाबा थे। ये इनके गले लगाने ने बताया। ऐदा की आंखें न सिर्फ छलकी बल्कि वो बाबा की गिरद बाजू लपेट गई। न जाने कितनी देर वो रोई। सबकी आंखें भिगो गई। मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा। बाबा के सामने होकर इसकी जबी चूमने ऐदा का जब्त मजीद तोड़ा। वो फिर से गली लगी, जबकि इसके बाद करीब आकर रुकते लीज़ा और हादी को देखते इब्राहिम मुस्कुराए, क्योंकि इन दो की आंखें भी हैरत, सदमे और भयानक खुशी से नम थी। चाचू, आप ही है या आपका भूत? लीज़ा की आवाज़ टूटी तो इब्राहिम ने इसका सर चूमते फिर नाजुक सा हाथ चूमा। मैं ही हूँ बच्चा। इनके कहने की देर तक लीज़ा भी इनसे लिपट कर मुस्कुराती अलग हुई तो हादी साहब के सदमे से बाहर निकलने की बारी थी। नहीं, आप तो चले गए थे। कब्र भी है। कब्र वाले तो नहीं आते ना। फिर आप बाबा नहीं है ना? हादी के आंसू इसकी तरफ थी। भी सवाल या तकलीफ पर वो उसको पकड़ कर अपने सीने से लगा गए, जबकि हादी ने भी बाबा को महसूस करते फौरी बाजू लपेटी। वो इस कदर खुश था कि बाबा से जाने कितनी बार लिपटा, सबको रुला गया। हर किसी की आंखें पिघल गई, जबकि किचन तक बाहर की हल्की फुल्की आवाज़ें जारी थीं। पर रोहा और अशबा अपने काम में मुनहमिक। वो सबसे पहले मिलने के बाद रोहा से मिलने वही आई तो अशबा जो पलट कर खड़ी थी, इनके खामोश रहने के इशारे पर पुरनम सा मुस्कुराई और सर हिला गई। तुम ये ले चलो। रोहा की आवाज़ सुनकर इब्राहिम की आंखें मुस्कुराई। अशबा ने फौरी बार रोहा आनी से लिया और मुस्कुरा कर इब्राहिम अंकल से सर पर हाथ फिरवाती किचन से निकल गई। रोहा भी बाउल सेट की डिशेस निकाल कर रखती। जैसे ही पलटी, जुदा हो चुके इब्राहिम आलम को देखती पत्थर बन गई। भला मुर्दा दिल में कभी धड़कन वापस लौटी है? भला मर चुके जिस्म में दोबारा रूह आ सकती है? भला ठहर जाती नब्ज से फड़फड़ा सकती है? नहीं ना। तो फिर ये सब क्या था? रोहा का दिल को चलती कैफियत में था। कितने ही लम्हे वो अपनी आंखों के इस मंजर को छुटलाया, इतना छुटलाया कि आंखें धुंधला गई। रोहा इनके करीब आकर कुछ फासले पर रुक जाने और पुकारने पर वो यूं कपकपा कर होश में आई जैसे बर्क़ की लहर ने छू लिया हो। आप नहीं, ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है। वो बदहवासी से पास गुजरने लगी जब इब्राहिम ने इनकी कलाई थामे वापस पलटाया। रोहा की आंखें इनको छूने पर फट कर रह गई। इनके छूने का एहसास वो मर कर भी छुटला नहीं सकती थी, ना इनकी खुशबू को किसी की दूसरे की खुशबू मान सकती थी। दिल फट सा गया। धोखा नहीं है जान, मैं सच में आपके सामने हूँ, यकीन करे मेरा रोहा।
دل خراشی سے کہے وہ ان کو اپنے سینے سے لگا گئے، لیکن ہلکان روحا اپنے اندر برپا اذیت ابھی بھی آتش فشاں بنی تھی، تبھی ان کو جھٹک گئی جیسے اب بھی یقین آیا ہوں۔ نہیں، آپ کیسے ہو سکتے؟ آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، مت چھوئے مجھے۔ وہ پاگلوں کی طرح ان پر کسی اجنبی کا گماں کیے چیخی، مگر وہ اپنے لفظوں سے نہ صحیح اپنی خوشبو سے ضرور روحا کو یقین دلا گئے۔ وہ مان تو گئی، پر ان کے آنسو بے قابو ہوئے۔ وہ ان کے آنسو پوچھتے باہر سب کے بیچ لائے۔ روحا کی ہچکیاں ہر فرد کو اداس کرتی رہی۔ وہ سب کچھ بتاتے رہے، لیکن سب سننے کے بعد بھی وہ سب سے آنکھیں چراتے ان کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چلی گئی، اور یقیناً روحا کا یہ رد عمل فطری تھا۔ محب جب اس کے لیے کچھ اسپیشل بنا کر لایا۔ زوئے ہاف وائٹ شارٹ سی کرتی اور ٹراؤزر پہنے، بالوں کے بن کھولے، بال بھی الجھنوں سے آزاد کر چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے دلہنا پہ کے قہر برسانے والے اب سادہ سی لگ کر بھی سحر بکھیر رہی تھی۔ محب نے اس کے لیے خود کارن ویج مشروم پاستا بنایا، کیونکہ کھانا اس نے تبھی ٹھیک سے نہ کھایا کیونکہ ہر ڈش میں میٹ تھا سوائے ایک سبزی والی ڈش کے، لیکن تب گھبرائی ہوئی تھی تو کھا نہ سکی۔ قندیل نے دروازہ ناک کیا اور مسکرا کر اندر آئی۔ سجی ٹرے گلاس میز پر رکھے ویسے ہی کمرے سے چلی گئی۔ زوئے نے برش وہی ڈریسنگ پر رکھتے بالوں کو ہیئر ٹائی میں ہلکا سا باندھا اور اس سے پہلے ڈھکے باؤلز دیکھتی محب کو پانی کی بوتل اور گلاس لے کر کمرے میں آتا دیکھے مسکرائی، جبکہ محب تو اس کے اس سادہ روپ پر فدا ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ جاتا، زوئے نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھوٹتا گلاس تھاما تو دونوں کی آنکھیں ملی اور دل شدید رفتار سے دھڑک اٹھے۔ اس سے اچھا تھا کہ تم چینج ہی نہ کرتی۔ یو لک سو پریٹی از دس سمپل اینڈ اڈوریبل ڈریس۔ وہ زوئے نے اپنی پسند سے نائٹ ڈریس بنوایا تھا اور سچ میں وہ پری لگ رہی تھی۔ حد ہے محب، یہ سونے والے عام سے کپڑے ہیں، تم ہوش ایسے کھو رہے ہو جیسے کوئی اپسرا ہو تمہارے سامنے۔ وہ اس کی دیوانگی کے آگے بوکھلائی۔ محب نے بوتل میز پر رکھی، اسے ایک ہی لمحے میں بازو کے حصار میں لیا۔ اپسرا؟ وہ کیا چیز ہے تمہارے آگے؟ تم میرے دل کے لیے آب حیات ہو زوئے۔ اس کے لہجے پر سرور حاوی ہوا تو آنکھیں چاہت برسانے میں حد کر گئی۔ ابھی رک جاؤ پلیز، بھوکی ہوں، جو جواب نہیں دے پاؤں گی۔ وہ اس کے محبت بھرے الفاظ کے آگے منمناسی دی تو محب نے ہنس کر اسے پکڑا اور کاؤچ پر بٹھایا۔ ڈھکا ہوا بال سرکاتے اس پر سے کپڑا اٹھایا تو زوئے کریمی اور فیوریٹ پاستا دیکھ کے بے اختیار مسکرائی، آنکھیں محب پر ڈال گئی۔ خود بنایا ہے تمہارے لیے، انجوائے کرو، میں بھی ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ اور ہاں، آئس کریم بھی ہے تمہاری فیوریٹ۔ اس کی خوشی سے گلابی ہوتی گال چومتا وہ اٹھ کر گیا تو زوئے نے اس کے واش روم میں بند ہونے تک اس کی سمت والہانہ منتظر نظریں جمائے رکھی۔ 10 منٹ تک محب سیاہ ٹراؤزر اور سیاہی ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے روم میں آیا تو زوئے کو کھانا ختم کیے آئس کریم کھاتا دیکھے مسکراتا اور ساتھ ہی سے کندھے سے کندھا ملائے بیٹھا۔ زوئے نے آئس کریم سے بھرا اسپون اس کی طرف بڑھایا تو آج بنا کسی اعتراض کے محب نے کھایا، جبکہ زوئے کے چہرے پر اس کی عاشقانہ نگاہیں سرخیاں آنے لگی۔ پاستا بہت یمی تھا، تھینک یو۔ اس کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی تو محب نے اس کے اطراف لے جا کے بازو لپیٹی، جس پر زوئے نے گھبرا کر اس کی طرف سرک جانے پر محب کو فوری دیکھا۔ تمہارا جب دل چاہے کہنا، میں خود بنا کر دوں گا تمہیں، یہی نہیں وہ سب جو تمہیں پسند ہے۔ تم اگر چاہو تو محب تمہیں پانی تک اپنے ہاتھ سے پلائے، یہ بھی کروں گا۔ تم مجھے اپنا غلام بنا لینا، جورو کا غلام، اس پر بھی راضی ہو، لیکن تم مجھ سے بہت پیار کرنا۔ یہ دیوانہ تو اس نے چھپا رکھا تھا جو اب زوئے کو اپنی ملکیت محسوس کیے کھلا۔ آئس کریم باؤل میز پر رکھے وہ اس کی طرف ہو کر بیٹھی جیسے جان مار دے گی۔ تم میرے سر کا تاج ہو محب، اور میں تمہیں اسی مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ کبھی تم میری فرمائش پوری کر لینا، کبھی میں تمہیں جو پسند ہے میں ماں سے بنانا سیکھ لوں گی۔ پنجابی ہیوی کھانے اور مرغ مسلم، سالم دمبے اور رانی فلا فلا، او یس پائی بھی۔ وہ اس کے چہرے کو تکتی اپنے دونوں ہاتھوں کو پوروں سے محب کے چہرے، داڑھی، گردن کو چھو کر سرور طاری کر رہی تھی۔ محب کی بازو اس کے گرد ہنوز حائل تھی جو آہستہ آہستہ جکڑ رہی تھی۔ جب تم میری دسترس میں نہیں تھی تب چاہتا تھا تمہیں ایک نظر دیکھ بھی لوں تو کئی دن ٹھیک سے سانس لے سکوں گا۔ پتہ نہیں اتنی جنونی محبت مجھے تم جیسی بے فیض سے تب کیسے ہوگی۔ میں یہاں تک سوچتا تھا کہ جس کی تم سے شادی ہوگی اس کا پہلی رات سے پہلے قتل کر دوں گا، یہ تک کہ کسی نے اگر تمہیں ہاتھ لگا لیا تو مر جاؤں گا۔ یہ سب بولتا ہوا وہ اس لاحصلی کی کرب محسوس کر رہا تھا جس کی دھول اب بس پیروں میں رہ گئی تھی۔ زوئے کی آنکھوں میں نمی سے اتری۔ پاگل کہہ دیتے تو زوئے خوشی یہ سارے اختیارات یقیناً تمہیں سونپ دیتی۔ میں تو خود ترستی تھی کہ مجھ سے بھی کوئی کہانیوں جیسی محبت کرے جسے میرے وجود سے پہلے، میری خوبصورتی سے پہلے میں دکھائی دوں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، جوہن میرے بہت قریب رہتا تھا لیکن اس نے کبھی حد پار نہیں کی تھی۔ ہاں، وہ بار بار حق کرتا تھا، تبھی مجھے اس کا چپکنا بہت برا لگتا تھا، لیکن یہ چیز وہاں عام تھی۔ مجھے الجھن اور کراہیت ہوتی تھی
इससे इवन अन्नान को नीचे दिखाने के लिए मैंने बहुत चाह के इसके करीब जाना, लेकिन उसने होने न दिया। अब सोचती हूँ शायद वो भी मेरा कहीं ना कहीं मोहसिन है, मुझे तुमसे ख़यानत से बचाया, इससे नफ़रत में ही सही। सो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मेरे इस दिल और इस जिस्म को इस हक़ से आज तक किसी ने नहीं छुआ जो तुम्हारे पास है। ये सारी वजाहत मुहिब इससे मरकर भी ना लेता, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से इसे सब बताकर अपना दिल हल्का करना चाहती थी। बस तभी मुहिब ये सुनकर सह गया। छुआ होता भी तो मेरे छूने के बाद पिछला हर नापसंद व नागवार लम्स अपनी मौत मर जाता। ज़ोए, आज तुमने ये सब कह दिया, दोबारा मत कहना। तुम मुझसे कहीं ज़्यादा ईमानदार और पाकिज़ा हो। मुझे तुम मिली, मेरे लिए तो यही एजाज़ बहुत बड़ा है। मुझे मेरी बनकर मिली, इसका सुरूर तो मुझे मरने के बाद तलक महसूस होगा। तुम सिर्फ मेरी हो ज़ोए, सिर्फ मेरी। वो इसकी तड़प पर फौरी इसके गले लगी। जैसे इस लम्हा दूर रहती तो दिल रुक जाता। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। ज़ोए की आवाज़ सरगोशियों में ढली। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे ज़ोए। सामने आते वो उसके हाथों को चूमता यूँ बोला जैसे लहजा बिखरने लगा है। मैं भी बहुत। इसके टूटे लफ्ज़ों की आबरू रखे वो उसके नादेदा कर्ब को अपने वजूद में सिमेटने को इसके करीब हुई तो मुहिब ने लम्हा लगाते से बाजू में उठाया, जबकि वो अब एतराज़ तो दूर एक लफ्ज़ बोलना ना चाहती थी। जबकि उसे उठाकर बैठ की जानिब बढ़ा तो साथ ही कमरे में जलती गैर ज़रूरी रोशनी का गला काट दिया। दो जिस्म एक कालिब में ढलने वाले थे और ये दिलकशी पर्दे की मुस्तहिक थी। हादी, बाज आ जा। मम्मी पापा के कमरे के बाहर से ज़बरदस्ती हादी को घसीट कर वो रूम में लाए तो अशबा भी, जो चेंज के सादा से ट्राउज़र और शर्ट में लिपटी रूम में आई। दोनों भाइयों की बहस पर मुस्कुराती करीब चली आई। हाँ, आप तो चाहते हैं ना मुझे मम्मा मिले ना बाबा, जल कुकड़े। मेरा दिल घबराया हुआ है बाबा से। अशबा, आपू समझाए ना इनको। हादी का बस न चल रहा था कि अन्नान के हाथ काट कर फरार हो जाता। मम्मी बाबा को 2 मिनट का सांस लेने दे, फिर चले जाना। खुराफाती लाडले, देखा नहीं था मम्मी कैसे रो रही थी। अब अगर तू मुझे अपनी कमरे से बाहर नजर आए तो ऐसी चमाट दूंगा ये अंदर दबी बैठी मलकाए जज्बात बाहर आ जाएगी। अन्नान ने कोई लिहाज न किया, जबकि हादी इससे पहले झूठा मूठा पीटना शुरू करता। अशबा ने ही फौरी इसकी बाजू अन्नान के हाथ से छुड़वाई और अन्नान को पुरसुकून होने का इशारा किया। हादी को लिए कमरे से निकली और इसके कमरे में लिए बड़ी। हादी, मेरी जान, मम्मी पापा को थोड़ी सी प्राइवेसी दो, अभी इन दो को टाइम स्पेंड करने दो ताकि वो रूहानी के आंसू ख़त्म कर सके। फिर तुम चले जाना, तुम ही इनके लाडले हो सबसे ज़्यादा। कोई तुमसे मम्मी पापा को नहीं लेगा, ना नान ना एदापिया, ओके। अशबा के समझाने पर वो जो आज ज़िद्दी बना था वक्त ही सर हिला गया, पर लग नहीं रहा था कि आज कोई तूफ़ान भी हादी को रोक सकता है। आप कहती है तो मान लेता हूँ अशबा आपू, प्लीज़ आप अन्नान भैया को अच्छे से लगाम डाल ले ताकि वो मम्मी पापा पर नजर न रखे। पहले मैं छोटा था, जाने देता था, पर अब मुझे जेलस फील होता है। अशबा की बातें सुने बहुत मुश्किल से हंसी रोक सकी। ओह, ऐसे नहीं कहते अच्छे बच्चे, ये लगाम डालना काबू करना गंदे लफ्ज़ होते हैं। दोबारा इनको जहन में भी मत लाना, ओके। अब आराम से सो जाओ, कल का पूरा दिन तुम इन दो के साथ ही गुजारना। अशबा की ताकीद सर हिलाए सुने वो से इसे तो मुतमईन कर गया, जो मुस्कुराती चली भी गई पर ख़ुद को बिल्कुल बेआराम मटी बना हुआ था। अशबा रूम में आई तो अन्नान वही कमरे में चक्कर काटता हुआ इसको देखते रुका तो वो डोर बंद करती मुस्कुराकर इसके सामने आ रुकी। हादी जेलस होता है अब, क्योंकि मौसूफ बड़े हो गए, समझ गए ना आप। शरारत पर उतरी अशबा ने जो कहा वो अन्नान को भी हंस पड़ने पर उकसा गया। ये और उसकी जालिसी, मतलब बुढ़ापे में भी बंदा खुलकर रोमांस न करे। ये लेट आती औलाद तो बड़ा ख़तरा जान है। हम ऐसा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी 4-5 बच्चे पैदा करके काम ख़त्म करेंगे ताकि वो जल्दी बड़े होकर समझदार हो जाए और हमें कभी तंग ना करे। अन्नान की इस दर्जा बेबाक गुफ्तगू पर अशबा ने इसे बेयकीन नज़रों से देखा, जबकि 4-5 बच्चों पर तो मरने वाली हो गई। आप बहुत बेशर्म है, समझे आप। वो इसके पास से भागने लगी जब अन्नान ने पकड़ कर दबोचा। अशबा की सांस सूख चुकी थी। 4-5 कम है क्या? अशबा इसकी सरगोशी पर इसकी तरफ पलटी और सीने पर मुक्का बरसा दिया। अन्नान ने इसकी कैफियत पर महजूज हुआ। सिर्फ एक। अशबा ने इसके सीने में मुँह छुपाते हुक्म दिया। अन्नान ने इसके खुले बालों को सूंघा तो खुमार सा तारी हुआ। ये हमारी मोहब्बत का मजाक हो गया, इतनी धुआंधार आशिकी और बच्चा सिर्फ एक। अशबा, लोग क्या कहेंगे? वो इसके मजाक बनाने पर इस बार इसकी गर्दन दबोच गई। समझ न आया कसबल में इस शर्म के मारे मुंह छुपाया। अन्नान, तंग मत करे, बहुत मुश्किल होता है ये। जब ईमान ने नौफल को जन्म दिया मेरे तो तभी रोंगटे खड़े हो गए थे। प्लीज़ इतनी जल्दी ये बातें मत करें, कबूल हो जाएगी। मुझे अभी आपके साथ बहुत सारा वक्त गुजारना है। ईमान तो बच गई, मैं मर गई तो आपसे भी हाथ धो बैठ गई।
अशबा ये सब बातें सुने। अन्ना ने इसे चुप होने से पहले ही जबड़े से इसका चेहरा पकड़ते नरम पकड़ के संग दबोचा। वो रूहान से होती चुप हुई। पागल, क्या बोले जा रहे हो? इतनी तुम चुन्नी मुन्नी गुड़िया हो जो मर जाओगी, थप्पड़ पड़ेगा अगर तुमने दोबारा ये बकवास की। दुनिया की सब औरतें माँ बनती हैं, तुम भी बन जाओगी चुड़ैल। क्या क्या बोल जाती हो? दोबारा ऐसी बात की तो वो इसके मरने वाले हवाले पर जिन जात बना बिगड़ गया। जबकि अशबा की आंखें मुस्कुराई। इसका जबड़े पर टिका हाथ पकड़ कर चूमा तो मुकाबिल का गुस्सा रेत बनकर उड़ने लगा। तो वो इसकी आंखों में बेबाकी से झांकी जहाँ डर साफ दिखाई दे रहा था। तो मैं किसी को नहीं मिलूंगा, असली धमकी जिससे अशबा आज भी डर गई। इसकी होठों पर हथेली का अगला हिस्सा जमाया। मुझे भी नहीं, लाड लहजे में उतर आया। नाराज करोगी तो मुझे बिगड़ते देर नहीं लगेगी। तुम्हें कुछ हुआ उससे पहले अन्नान इब्राहिम ख़त्म हो जाए। ऐसा मत कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। किसी तकलीफ को ये ताकत नहीं पाने दूंगा कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। रही बात बच्चों की, तो मुझे भी अभी हम दो के बीच कोई नहीं चाहिए। इसको अपने सीने से लगाए वो अपने डर को ज़बान भी दी और अशबा पर मोहब्बत की हदें भी निछावर कर दी। जबकि वो इसके हिस्सार में इतनी आसूदा थी कि आंखें खुशी की ज़्यादती ने नम कर दी। आई लव यू सो मच अन्ना, मेरा गुरूर है आप। सीने में लिपटी भारी पड़ती आवाज़ में मिनमिनाई तो अन्ना ने सुरूर से गिरफ्त यूं मजबूत की जैसे इसे खुद में जज्ब करके जम कर लेने की ख्वाहिश हो। लेकिन दोनों की खुशी हकीकत में इस वक्त लाजवाल थी। रोहा, रोना बंद कर दे प्लीज़। रोहा मेरी तरफ देखे तो सही। सब रोहा को समझाकर थक हार के चले गए थे। लेकिन अब भी रोहा की तकलीफ़ कम होने पर ना आ रही थी। वो ख़ुद को यकीन दिलाने के मरहले से निकल पाती तो इब्राहिम की कोई बात सुनती। वो पहले ही बहुत फिक्रमंद थे और अब रोहा के कब से पामाल होते आंसू उनको बुरा आजमाए जा रहे थे। आप जो सज़ा देगी कबूल है सिवाय रोने के। सब हकीकत बता तो दी, मुझे खुद नहीं पता था मेरे साथ हुआ क्या है। जिस कदर आपके दिल को ठेस लगी, मेरे दिल में भी वैसी ही तकलीफ भरी हुई है। मेरी तरफ देखे तो वो कमरे के वस्त में चक्कर काटना ख़त्म करते मैट्रेस पे टेक लगा कर बैठी रोहा के आगे मुल्तजियाना होते इख्तिताम तक इनके पास बैठे। रोहा के कांपते हाथ को अपने हाथ में लेते उनको रोहा की हालत पर दुख निखेरा। रोहा ने आंसू होती आंखों से गर्दन घुमाई, फिर इनके छूने का एहसास पाए वो रोना भूल कर इनके चेहरे को देखने लगी जो इनको कम अज़ कम इस दुनिया में दोबारा देखने की ज़रा उम्मीद न थी। मैं जानता हूँ आप कुछ बोल नहीं पा रही। जब मुझे कोमा से बाहर निकल कर सच्चाई याद आई तब मुझसे भी कुछ लम्हे बोला नहीं गया। डॉक्टर्स ने बताया मुझे यहाँ 5 साल बीत गए। यकीन जानिए पैरों तले से ज़मीन सरक गई। ये सोच कर कि क्या मैं दोबारा आप सबको देख सकूँगा, कि अपने ज़िंदा होने का यकीन दिला सकूँगा। वो कप कपाता हाथ मजबूत गिरफ्त में लिए होठों से लगाया, तब जाकर रोहा के तड़पते दिल को कराराया। वाकई ये इसके इब्राहिम आलम ही हैं। मैंने आपको बहुत याद किया इब्राहिम, बहुत ज़्यादा। आवाज़ अब भी कचियों में तकसीम थी। इब्राहिम ने इनकी जबी चाहत से चूमते सारे आंसू पहुँचे। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने आपको 5 साल बहुत याद किया, लेकिन होश में आने के बाद जो सबसे पहले मुझे याद आया वो आपका और अपना रिश्ता ही था। रोहा माफ़ कर दे, शायद ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान था जिसमें आप सुरखरूह हुई और आपकी मोहब्बत की ताकत ने मुझे भी मौत से लड़ने की हिम्मत बख्शी। वो आज़रदगी से अटे लहजे में बोले तो आवाज़ में खराशे समेटने लगी। रोहा इनके मजबूत सीने में सिमटी जैसे सदियों की थकन बस इस हिसार में ही उतरने वाली हो। वो सीने से लगी तो इब्राहिम आलम के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। अन्ना ने बहुत तंग किया, मुझे बहुत रुलाया, मैंने भी इससे नाइंसाफियाँ कर दी। इतनी बेबस हो गई थी कि दिल चाहता था कहीं से आप आ जाए और ये सब ठीक कर दे। वो फिर से रोई तो इब्राहिम ने पकड़ कर इनको सामने लाया। सारे आंसू पहुँचे। मैं सब जानता हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले ही सब खूबसूरत हो गया। हमारा अदनान जितना आज खुश है शायद ही कभी हुआ हो। मेरी अदा से जो सुख वक्ती छीन लिया गया इसे वापस मिल गया। मेरा हादी कितना बड़ा और प्यारा हो गया। आलम हाउस में इतनी खुशियाँ तो कभी नहीं थी। जो गुजर गया उसे भूल जाओ मेरी जान। इनकी उम्मीद भरे लफ्ज़ों पर वो भी मुस्कुराई और इससे पहले इब्राहिम इन गुजरे सालों की सारी तलाफ़ी करते। दरवाजे पे होती दस्तक के सब ज़रा रोहा और अपने बीच बनती गहरी नज़दीकी ख़त्म करते दरवाजे की जानिब घबरा कर देखने लगे। इसी लम्हे हादी को अंदर आता देखे रोहा और इब्राहिम दोनों की आंखों में शफ़क़त व मोहब्बत सिमटी। सब कह रहे थे मम्मी पापा को प्राइवेसी दो, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा। क्या मैं आप दो के पास सो सकता हूँ बचपन की तरह? हादी की आंखों में हसरत दोनों से कहाँ देखी जाती। इब्राहिम फ़ौरन से उठे तो वो लपक कर बाबा के पास आते ही लिपट गया, बल्कि रो भी दिया। तुम्हें पूछने की ज़रूरत है कि मेरी नन्ही सी आफत जान? बाबा के प्यार से गले लगाने पर मुस्कुराता हुआ अलग हुआ। 11 साल का था, फिर भी बाबा के करीब
قد میں جلد پہنچتا دکھائی دے رہا تھا۔ روحا تو دونوں کو دیکھ کر ویسے ہی خوشی سے نڈھال تھی۔ اچھا ویسے بھی ہم تمہیں ہی مس کر رہے تھے۔ ابراہیم نے شرارت کے سنگ روحا کو دیکھا جو عمر کے اس حصے میں بھی ابراہیم کی زومانی نظروں سے سرخرو ہوئی۔ ہادی صاحب اماں ابا کی پرائیویسی کا بینڈ بجاتے ٹھیک دونوں کے بیچ لیٹے اور ایک ہاتھ میں روحا جبکہ دوسرے میں بابا کا ہاتھ تھما۔ وہ بہت سی باتیں سناتا رہا جبکہ اس کو سننے کے بیچ ابراہیم وارف تنیکائیں بار بار پھٹا کر روحا پر جاتی۔ وہ ویسی ہی حسین تھی، خوبصورت، اور ابراہیم عالم کے لیے بہار کا دوسرا نام۔ ہادی جب خود بول کر تھکا تو موصوف وہی سو گئے جبکہ اس کے سونے پر روحا اور ابراہیم دونوں ہادی کی اس غیر متوقع انٹری پر حسین مسکراتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم ہادی کے کمرے میں جا سکتے ہیں روحا۔ کچھ دیر روحا وہ ایک دوسرے کو مسکراتی بے خود نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر ابراہیم نے سرگوشی سے بھی مدھم انداز میں روحا کی اور ذرا جھکتے آفر کی، جس پر روحا نے پہلے تو ناسمجھی سے دیکھا، پھر مفہوم جانے گلاب کی طرح ہوتی نظر چرا گئی۔ یہ اٹھ جائے گا، بہت کچی نیند ہے اس کی، آپ بھی آرام کر لیں، کافی تنگ کر دیا آپ کو رو کر، روحا نے گھبراتے ہوئے بات بنائی جبکہ اس سے پہلے وہ چینج کی نیت سے اٹھ کر بیڈ سے اتر کر جاتی۔ ابراہیم نے نرمی سے اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑے ذرا بیڈ کے کنارے کی طرف بنے کارنر کی طرف کھینچا۔ روحا نے سہم کر ابراہیم کے بدلے مسرور تیور دیکھ کے پھر ڈر کر مزے سے سوئی ہادی کو، تھوڑا سا ملنے تو دے خود سے، میں نے مس نہیں کیا پر آپ نے تو ہر لمحہ کیا ہوگا روحا۔ اب ابراہیم کی آواز خمار سے بھری ہوئی جبکہ انداز ہارنے سا۔ روحا نے ہاتھ بڑھا کر ان کے خوبصورت چہرے پر گرہن کی طرح دکھائی دیتا وہ نشان چھوا تو وہ افسردہ ہو گئی۔ بہت کیا، آپ کے چہرے کو نظر لگ گئی ابراہیم، ایک سلوٹ بھی پڑنے نہیں دیتی تھی آپ کی روحا، لیکن آپ کی زندگی کی سلامت ہونے کے سبب میں سہ گئی بس۔ نرمی سے ان کے چہرے کے قریب ہوئے جو لائن پر بنے نشان اپنے ہونٹوں سے چھوا جبکہ ابراہیم نے ان کو دور ہونے سے روکتے محبت سے وہ سانس چھو لی۔ روحا کے چہرے پر ان کی گستاخی کے سبب لہو چھلکا جبکہ وہ اب بھی اول دنوں کی طرح ہار مانے ان کے مضبوط سینے میں سمٹ گئی، جن کے گرد ابراہیم عالم کے باہوں کا گھیرا اس رات کا دل فریب لمحہ تھا۔ جانے دے پلیز، جا کر لیٹ جائے اس کے پاس ورنہ سوئے ہوئے بھی اس کی جاسوس جاگ جائے گی کیونکہ بہت خطرناک ہے ہمارا ہادی، میں بھی آتی ہوں۔ باہمی محبت کا احساس اور سکون پائے وہ ہنس کر بولی تو ابراہیم بھی شریر ہوتی ٹھنڈی آ بھرتے ہنس کر ولن صاحب کی طرف بڑھ گئے اور روحا دونوں پر جانثار نگاہ ڈالتی خود بھی مسکراتی چینج کرنے بڑھ گئی۔ رات میں اچانک ایمان کا موڈ آئس کریم کھانے کا بنا تو 12 بجنے کے باوجود ساحر اسے لے گیا۔ ایک تو جب سے نوفل ہوا تھا وہ پہلی بار یوں بے فکر ہو کے گھر سے نکلی، پھر ساحر کے ساتھ وہ اتنا گھوم ہی نہ پائی تھی، تبھی اس کے ایک کہنے پر ہی وہ لانگ ڈرائیونگ پر اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گیا۔ 12 کے بعد بھی کچھ ریسٹورنٹس کھلے تھے، موسم بھی بہت اچھا تھا، پھر ساحر کا ساتھ میسر ہو تو اسے کچھ برا لگ ہی نہ سکتا تھا کہ آپ اب بھی ہفتوں کے لیے بزی ہوا کریں گے۔ ساحر اپنی فلائٹس میں آپ کی جاب تو نہیں گئی؟ اچانک ہی ایمان کے سوال پر جو اس کا ہاتھ تھامے سڑک کے کنارے چل رہا تھا رکا۔ ہاں، اشبا اور عنان کے ولیمے کے بعد مجھے جانا ہوگا ویک کے لیے۔ میں نے یہی نہیں، اسے بھی اونچا اڑنا ہے اور یہ آزاد پرندہ جب بھی اڑان سے تھک ہار کر کہیں دم لینے کو ٹھہرے گا وہ تم ہوگی، میرا یہ گھر جہاں میرا سارا سکون جمع ہے۔ اس کی اداسی کو مسرور طریقے سے دور کرتا وہ سرشار وہ انسیت خیز لہجے سے حکایت دل کہے وہ ایمان کی آنکھوں میں جتائی جاتی اہمیت سے چمک جگا گیا۔ لیکن میں آپ سے ایک دن بھی دور نہیں رہنا چاہتی ساحر، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اڑ سکوں؟ میں آپ کے خوابوں کے بیچ کبھی نہیں آؤں گی۔ آئی نو آپ جوا ایئر لائن کے سینئر ونگ کمانڈر بننا چاہتے ہیں، لیکن مجھے مسکین کو بھی کئی ساتھ اٹکا لے جس کا آپ کے بنا اب گزارا مشکل ہے۔ اپنی ساری زندگی کی جدائی ایک ساتھ دے دی مجھے، اب کچھ میری آسانی کے لیے بھی کر دیں۔ ایمان کی اداسی کی پیش نظر ساحر مسکراتا ہوا اس کی سمت پلٹا اور اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی پرکشش و مضبوط ہاتھ میں لیا۔ وہ ساحر کی چمکتی آنکھوں سے ذرا گھبرائی۔ تم تو میری کو پائلٹ بن جاؤ، کیا خیال ہے؟ تمہاری جاب کی سفارش کروا سکتا ہوں اپنے ساتھ، لیکن اس کے لیے تمہیں 2 سال مزید پڑھائی کرنی ہوگی۔ پہلے تو ایمان کو لگا وہ شرارت کر رہا، مذاق کیے بہلا رہا ہے، پر کچھ دیر بعد ایمان کا مقابل کا سنجیدہ تاثرات کے سبب حیرت سے منہ کھل گیا۔ واٹ یو مین میں پائلٹ بن سکتی ہوں؟ ایمان کی آواز صدمے سے لرزی۔ تو اور کیا، ڈر بھی تو نہیں لگتا اب تمہیں جہاز سے؟ ویسے بھی ہم ساتھ جہاز اڑاتے کتنی پیارے لگیں گے۔ گریجویٹ تو تم آلریڈی ہو، جوا ڈپارٹمنٹ میں جوائننگ کے لیے تمہیں کمرشل پائلٹ لائسنس کی ضرورت ہوگی جو 2 سال کی پڑھائی ہے۔ اس کے بعد تم ڈائریکٹ میری جونیئر بن سکتی ہو بنا کسی ٹریننگ کے، کیونکہ وہ تمہیں میں خود دے دوں گا۔ ایمان کے چہرے کی رنگت خوشی و صدمے سے بدلی جبکہ ساحر اس کی ہونک کیفیت پر محظوظ ہوئے اسے اپنی طرف کھینچے ہوش میں لائے۔
तो नौफल को कौन संभालेगा साहिर? नौफल का सोच कर ममता बेचैन हुई। 2 साल है अभी, यानी तब तक हमारा नौफल बड़ा हो चुका होगा। वैसे भी मंथ में 3 वीक इसके साथ और 1 वीक एक दूसरे के साथ में रहेंगे। ऐसे नौफल को भी हमारा प्रॉपर टाइम मिलेगा। इस वीक में इसे ददिया या मम्मी संभाल लेंगी। साहिर की तजवीज़ पर ईमान की आंखें मुस्काई। ये सोचने में ही बहुत थ्रिलिंग था। और अगर आपके हेड स्टाफ ने मुझे एज अ जूनियर लेने से इनकार कर दिया, ये कह कर के हम अपने हुनर कैप्टन की तवज्जो भटकने का रिस्क नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स अगर साथ में यानी आपकी जान से प्यारी वाइफ हुई फिर आपको होश कौन दिलाएगा? और मदहोश होकर अगर आपने जहाज़ कहीं ठोक दिया फिर तो सीधा टिकट कटेगा ना ऊपर। इस कदर मसरूर कैफियत में ईमान की खशियत सुनकर साहिर का हंसना फितरी था, जबकि ईमान खुद इसकी हंसी यूँ देख रही थी जैसे कोई बहुत हसीन मंजर हो। तुम्हें मेरे साथ कम करके अंदाज़ा हो जाएगा कि काम के वक्त साहिर जिब्रान खान खुद को भी भूल जाता है। इसकी ना मुझे टेंशन है ना मेरे हेड स्टाफ को। तुम बस अच्छे से सोच लो ताकि फिर मैं तुम्हारा फ्लाइंग एकेडमी या ऐसी किसी यूनि में एडमिशन करवा दूँ जिससे तुम ये लाइसेंस पालो। ईमान ने पढ़ाई के हवाले से कभी कुछ नहीं सोचा था, ना अपनी पसंद से साइंस पढ़ी, बस किसी तरह पढ़ाई करनी थी। लेकिन अब इसे लगा कि साहिर ने इसे मकसद थमा दिया। क्या इसकी पढ़ाई मुश्किल होगी साहिर? आपको तो पता है ना मैं इतनी लायक फायक नहीं हूँ। मर कर ग्रेजुएशन की, वो भी पता नहीं कैसे अच्छे मार्क्स आ गए तो वाह मिल गई, वरना अब तक तो माँ बदौलत डंडे से ही पढ़ती आई थी। मुझे तो अब डर लगता है कहीं मेरा बच्चा मुझ नालायक पर न चला जाए। ईमान की बातें तहम्मुल से सुने उसका हाथ पकड़े खड़ी गाड़ी के सिमट पड़ा। बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है, मैं हेल्प कर दूंगा जितनी पॉसिबल हुई। और वैसे भी शौक के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। सो पहले तुम अपने अंदर शौक पैदा करो। ये सोचो कि हम हमेशा साथ रहेंगे और तुम मेरे ख्वाबों में हम कदम बनोगी। मुझे बता देना जाने से पहले तो मैं तुम्हें यूनी प्रॉस्पेक्टस ला कर दे जाऊँगा। साहिर के बताने पर वो पुरजोश हुई और फौरी मुस्कुरा दी। ठीक है, आई एम सो एक्साइटेड। वैसे साहिर अगर मैं बन गई पायलट तो जब हमारा नौफल बड़ा होकर स्कूल जाएगा तो इसके फ्रेंड्स पूछेंगे इसके मम्मी पापा क्या करते, तो वो सर उठाकर बताया करेंगे कि दोनों पायलट हैं। OMG कितनी शौक है, मार पाएगा मेरा बच्चा। ईमान के बच्चों की तरह खुश होने पर साहिर ने हंसकर इसके लिए कार डोर ओपन किया। जल्दी शादी होने और माँ बनने के बावजूद अब तक इसका बचपना इसके अंदर पूरी दिलकशी से मौजूद था। पागल ईमान। वो इसकी खुशी पर मुँह बिसोर गया तो ईमान ने बैठने से पहले इसके दोनों हाथ पकड़कर मरोड़े और शरारत से कहा लगाती फौरन बैठी। साहिर ने मुँह फुलाते अपने गाल सहलाए और ख़ुद भी दूसरी तरफ आकर बैठा और बैठते ही ईमान चहकती हुई इसकी बाजू से जा लगी, जबकि साहिर को लगा अव्वल दिनों वाली चुलबुली से ईमान लौट आई। खुद साहिर को ऐसा फील हुआ कि वो इसकी बीवी कम गर्लफ्रेंड ज़्यादा है और ये कैफियत लाखों मर्दों में से किसी एक के नसीब में आती। वो डिसेंट था, कम को और संजीदा मिजाज, मगर ईमान आफत, हंगामा परवर और शरारती। तभी तो वो साथ सजते थे निहायत ही हसीन हद तक। ये सच में नाकाबिल यकीन था। मुझे तो अब भी ये ख्वाब लग रहा है। आइस कुछ अहम काम करने के लिए लैपटॉप खोले बैठा था जब एक बाजू से ऐदल लिपटी अब तक हैरत व सदमे की कैफियत में थी। मुझे भी ख्वाब ही लगा था, लेकिन इतने हसीन तरीके से ये ताबीर बना कि अक्ल व शऊर दंग है। आजमाइश एक ना एक दिन ख़त्म ज़रूर होती है ऐदा, ये अल्लाह का वादा है। अगर चाचू ना आते तो यकीन अल्लाह कोई और खुशी का रास्ता खोलता। आइश ने इसकी सिम देखते मेहरबान नज़रों से ऐदा का चमकता चेहरा बसाई। कहा तो वो फौरी तायद करती नज़रें झुका गई। मम्मी की खुशी इमेजिन नहीं की जा रही मुझसे। ये बहुत खूबसूरत फीलिंग है आइस, बस करे काम। जब से आप ज़ख्मी हुए हैं एक लम्हा भी आराम नहीं किया। चले बंद करे ये काम और लेट जाए, वरना मैं सबको बता दूंगी आपको गोली लगी। मुस्कुराकर बताते वो नज़र आइस पर डालती फ़ौरन बिगड़ी तो मौसूफ ने इसी लम्हे लैपटॉप की स्क्रीन गिराते साइड मेज़ पर रख कर दिलो जान की सारी तवज्जो ऐदा की जानिब मबजूल की, जिसकी आंखें इस दर्जा उनसियत भरी निगाहों से हया आलूद हो गई। तुम बताओगी और सब मान जाएंगे? जी नहीं, सब कहेंगे हट्टा कट्टा उछलता आइस आलम ज़ख्मी हो ही नहीं सकता। वो भले सबके सामने बिल्कुल फिट नज़र आ रहा था, पर जो भी था ज़ख्म तो बहरहाल इसके वजूद में गड़ा था और ज़ख्म एक दर्द भी रखता है। ये तो आपकी जिंदा दिली है, वरना मैं जानती हूँ तकलीफ जैसी या जिस भी शिद्दत की हो पर असर रखती है। आपकी इस हिम्मत और जिंदा दिली को किसी के नजर न लगे, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना चाहिए हमारे लिए। ऐदा ने आखिरी जुमले में जैसे नज़र झुका ली। आयस ने इसके पेट पर रखे हाथ पर अपना हाथ टिकाया। शामी वो ऐदा के साथ हॉस्पिटल होकर आया था। बेबी 5 वीक्स का हो चुका था और चूँकि दवाओं और ओवर मेडिकेशन
की पैदावार ज़्यादा था, तभी कुछ वीक था। तुम्हें भी अपना ख्याल रखना है, खासकर जब मैं तुम्हारे पास ना हुआ। अल्लाह हमारी इस खुशी को जल्दी हमारी आंखों की ठंडक बनाए। मैं अपनी तकलीफ़ से कभी नहीं घबराता, ना अल्लाह ने कभी ना उम्मीद होने दिया, लेकिन मैं खुद से जुड़ों के लिए बहुत हसास हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। जब तक तुम हमारी औलाद को इस दुनिया में नहीं लाती, ये फ़िक्र हर लम्हा बढ़ेगी। आने वाले वक्त के लिए वो परेशान था और ऐदा भी थी, पर दोनों को यकीन था अगर अल्लाह ने ये खुशी दी है और ज़िंदगी सेहत वाली हुई तो वो खुद हिफाजत करेगा। वो दिन सबसे खूबसूरत होगा जब हम मिलकर देखेंगे। मत परेशान हो। ऐदा की मुलायम सी तसल्ली पर वो खुद को पहाड़ जैसा महसूस करने लगता। धीरे से वो इसके सीने में जज्ब हुई तो ऐदा की एहतियात पर हसीन मुस्कुराए, क्योंकि वो सिर्फ वही थी जो आइस आलम का हर तरह से आराम ही आराम थी। इंशाल्लाह। आइस की आवाज़ में ढेरों यकीन उमड़ा। वो एक जिस्म की तरह थे जिनकी तकलीफ़ और सुख एक हो गए। ये वफ़ा, मोहब्बत और मान से भरा हुआ था ये इनका ये रिश्ता। अभी तक बाउलों की तरह खुश हुए जा रही हूँ। पायलट बन गई तो तुम पता नहीं कौन से झंडे गाड़ दोगी। साहिर और वो वापस आ चुके थे। ईमान ने पहले तो चेंज किया पेशा, और जब रूम में ब्लैक में खासा जस्ता हुआ मगरूर तहसुरात चेहरे पे सजाया आया तो वो क्यूट गर्ल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल ब्रश के अपने अक्स को देखी ब्लश करती मुस्कुराई जा रही थी। साहिर के बाहर आकर करीब रुकने पर झट से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे मंजूर है, मुझे आप मुझे कल ही एडमिशन फॉर्म ला दें। मैं आपके साथ रहने के लिए सब करना चाहती हूँ। ये सोचकर ही इतना अच्छा लग रहा है साहिर, तो जब वो वक्त आएगा तो मालूम नहीं मेरी खुशी का लेवल क्या हो। ईमान की रजामंदी इतनी जल्दी साहिर ने नहीं सोची थी। नरमी से इसके करीब आते ही दोनों कमर की अतराफ हाथ लिए जाते हिसारा और सर झुकाकर ईमान की जबी चूमे। पछताओगी तो नहीं? हर वक्त मुझे देखकर बोर हो गई तो? साहिर ने इसके चेहरे की खूबसूरत खदोखाल को मसरूर होते देखा और आंखों में झांकते फ़ौरन ईमान ने नफ़ी में सर हिलाया। आपको देखकर ही तो जीना है मुझे। मोहब्बत में सरशा लहजे के संग वो साहिर को लाजवाब कर गई। साहिर, इससे पहले वो इसके चेहरे की खूबसूरती तस्खीर करने झुकता ईमान ने इसकी गिरफ्त में मचल कर होश दिलाई। मुझे दोबारा मम्मी नहीं पढ़ना इतनी जल्दी प्लीज़। ईमान की आवाज़ इसकी पलकों की तरह कांपी। इट्स जस्ट अ किस ईमान। साहिर के सुलग का जताने पर वो दबा मुस्कुराकर आंखें झुका गई। तुम वहमी हो गई हो। मैं तुम्हें हाथ भी लगाने लगता हूँ, तुम्हारे अंदर अलार्म जागता है कि तुम दोबारा मम्मी बन जाओगी। अभी तो तुम्हें 2 साल पढ़ना है। इस बीच अगर तुम अगेन कंसीव कर भी गई तो नौफल का क्यूट बहन भाई आ भी गया तो इट्स अ गुड। हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी और हम स्टॉप कर देंगे वही फैमिली। साहिर की खफगी पर ईमान ने इतनी आसानी से इसके ये सब कहने पर हैरान वो खौफज़दा होते देखा। वो कैफियत सोच कर ही टांगी कांपी। मतलब फिर हम करीब भी आए तो बेबी नहीं आएगा? इसके मासूम और डरे सवाल पर मुस्कुराए अपनी चाहत पूरे जुनूनी तरीके से तकमील देते पहले ईमान की दिल की धड़कनें सुस्त की। इसी खुमार आलूद अंदाज में उसके सामने हुआ। यस माइका, सो अब तुम ये दोबारा मम्मी बन जाने के खौफ से निकल जाओ। इस बार मैं साथ हूँ तुम्हारे, फिर कैसे डर। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी सर्जरी नहीं हुई। इस सबब तुम ना सिर्फ जल्द कंसीव कर सकते हो बल्कि नेक्स्ट टाइम भी सर्जरी के बिना इस प्रोसेस से गुजर सकती हो। असल खौफ तो सर्जरी का होता है। महीनों तक इंसान खुद को सिला महसूस करता है। फिजिकल अपीयरेंस अलग ख़राब होती है। नेचुरल प्रोसेस हमेशा इंसान की भलाई है और ये अच्छा है कि तुम जल्दी कंसीव करो और हम फुर्सत से एक साथ अपनी पैशन की तरफ तवज्जो दें। जिस खूबसूरती से साहिर ने इसके डर दूर किए वो खुद हैरान थी। इस बंदे के लहजे, अल्फाज और अंदाज में अल्लाह ने इसके लिए कितनी तासीर रखी है। लेकिन फिर भी साहिर, नौफल अभी 1.5 माह का है। दोनों बच्चों में कम से कम 1.5 साल का गैप हो, वरना सब कहेंगे कितने वो है हम। शम्मो आएगी। ओके। ईमान की हिचकिचाहट पर साहिर पहले तो इसके सुर्ख चेहरे की फुर्सत से देखने के बाद इसका झुका चेहरा ऊपर उठाया। ओके, हम कर लेंगे ऐसा ही। वो साहिर के जवाब पर हैरतज़दा थी। मतलब ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि आपके इरादे कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं। वो अब भी डरी थी। साहिर ने इसको खुद से पूरी कुव्वत से लगाया। मेरी जान, सब पॉसिबल है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। अब खबरदार अगर तुमने मुझे खुद से इस फजूल डर के सबब दूर होने की कोशिश की। साहिर की शिद्दत और तिश्नगी ने ईमान की धड़कनें इसके सीने से इतने से जुमले पर ही लपेटनी शुरू कर दी। वो जानती थी चाहकर भी साहिर को इसके हक से ज़्यादा देर दूर नहीं रख सकती, पर मौसूफ़ा ने कोशिश काफ़ी की। साहिर, डर लग रहा है आपसे? वो इसके बदलते तेवर और छूने की एकदम बदलते अंदाज पे घबराए। साहिर ने हैरत से ज़रा फासला समेटे ईमान को देखा। तुम्हारा डरना बनता है, क्योंकि हमारे बीच अभी झिझक और हिचकिचाहट मुकम्मल ख़त्म ही ना हो सकी कि नौफल साहब टपक पड़े और हम दूर हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साहिर के उनसियत से भरे यकीन दिलाते लहजे ने ईमान को हिम्मत दी और
वो मुस्कुराई पहले की तरह। पक्का न हम अब दूर वाकई नहीं होंगे ना साहिर? वो इसकी गर्दन की अतरफ हथेलियों को लगाते सहमते हुए बोली तो साहिर ने इसकी परेशानी चूमते यकीन बख्शा। कभी नहीं ईमान, साहिर के लहजे में खुमार गालिब आया। इंशाल्लाह ओके, आई प्रॉमिस, अब मैं किसी चीज़ से नहीं डरूंगी। आपका सुकून, आपका आराम, आपकी खुशी तकवीर ईमान की सर आंखों पर। ईमान ने मज़ीद साहिर को खुद से दूर न रहने दिया और इसका सुकून इसे पूरी रजामंदी से थमा दिया। और ये रात का आखिरी पहर भी इन दो के लिए हसीन हो गया। एक नई और खूबसूरत सहर रोहे ज़मीन पर उतर चुकी थी। लगभग 3:15 बजे हादी की आँख खुली और इससे याद आया कि इसको सुबह स्कूल की असाइनमेंट जमा करवानी है और कल आखिरी दिन है। तभी तो मज़ीद मामा बाबा में विलन ना बनता वो हलने जुलने के सबब। जाग जाते इब्राहिम को टाइड हक किया, उठकर कमरे से चला गया। मगर आफरीन थी आज रोहा की नींद जो ज़रा सी मुंतशिर तक न हुई। बीच में हादी की जगह खाली देखते वो ज़रा सरक कर रोहा के सिमत लेटे। आंखें अपनी इस गुस्ताखी पर मुस्कुरा उठी। वो इन्हीं की जानिब करवट किए पुरसुकून होकर सो रही थी। इनका हाथ जो हादी पर था वो फिर से मैट्रेस पर उठाकर इब्राहिम ने अपनी सीने पर पकड़ कर रखा और रोहा की हथेली इनकी बेचैन दिल की जगह टिक गई। वो 5 सालों में ज़रा न बदली, न अपने सर के एक बाल को सफ़ेद होने दिया, क्योंकि इब्राहिम को इनके सर पे सफ़ेद बाल बहुत बुरा लगता और कभी अगर इनको रोहा के बाल बनाते नज़र आता तो वो उनसे रूठ जाते। अजीब सी खुशी हुई थी रोहा ने उनकी झूठी मौत के बावजूद भी खुद को बहुत अच्छे से संभाल रखा कि वो अब भी हाथ लगाए तो मैली होती। खूबसूरत तो थी, मासूम ज़्यादा थी और उनकी इसी मासूमियत की तो इब्राहिम आशिक थे। कुछ देर तो वो बिना आंखें झपकाए गर्दन तिरछी किए लेटे इनको मोहब्बत से तकते रहे। कभी इनके चेहरे के नकोश पर के, कभी बालों की खुशबू इनहेल की। 4 बजने के करीब पहुँचाए पर इनकी आंखें न थकी थी। अलबत्ता अब इब्राहिम आलम का दिल दीदार से कुछ ज़्यादा की तलब में इनको परेशान करने लगा। इस मनपसंद औरत की मौजूदगी हवासों पर छाने लगी। रोहा, अजान होने वाली है मेरी जान, उठ जाइए। न जाने कितने मुस्तकिल निहारने के बाद वो मज़ीद रोहा की बेखबरी पर बेचैन हुए तो नरमी से इनकी गाल थपक कर जगाए। जाने कितने वक्त बाद रोहा ऐसी पुरसुकून नींद सोई थी कि खुमार हटने पर ना आ रहा था। आंखें खुलते ही उनको खुद पर जरा झुके इब्राहिम दिखाई दिए तो लम्हे में रोहा के तमाम तर सोए हवास बेदार हुए और चेहरा लहू सा छलकाता महसूस हुआ। मगर इससे पहले वो कोई हक वसूल करते वो हादी का सोचे छिटकी। हादी वो इससे पहले घबरा कर उठते इब्राहिम ने इनको पकड़ कर वापस लुटाया। इसे कोई असाइनमेंट बनानी थी। नींद टूटी तो मुझे बताकर चला गया। तब से आपकी इस जानलेवा बेखबरी के सितम सह रहा हूँ, पर आप है कि मुझे बेसुकून करके सुकून की नींदें लिए जा रही है। इब्राहिम के तिश्ना से लहजे पर रोहा की आंखें उदास सा मुस्कुराई। हाथ बढ़ाकर इब्राहिम की गाल सहलाने लगी। वो इनकी इन्हीं मोहब्बत व खज़न से तकती आंखों को चूम कर वापस सामने हुए। नींद का खुमार आंखों में बसाए वो इनको शिद्दत से अपनी तरफ माइल कर रही थी। सच है, बहुत सुकून की नींद आई आज, क्योंकि आज रोहा को कोई फिक्र ना थी। आप पास थे मेरी तभी वो खुद भी नम आवाज़ में बोलती तो इब्राहिम ने इनको तड़पता हुआ लम्स इनकी पेशानी पे बकशते माथा वही टेका। दोनों के दिल इंतहाई आराम पाने लगे। कहाँ पास था, इतनी दूर थी। मैं तो आपको सारी रात देखता ही रहा। वो इनके लहजे में हसरत पर खुद भी आजरदा हुई। उनको पकड़ पीछे करते लिटाते खुद इनके पहलू में सिमट कर सर इब्राहिम के सीने पर रख गई। खूबसूरत मुस्कुराहट इब्राहिम के होठों पर मचल उठी। अब ठीक है, वो आंखें मूंदे हुए इनकी खुशबू में सांस भरे लजाया से बोली तो इब्राहिम मुस्कुराए। अब लगाए रोज से मिल रहा हूँ। सुने, मेरी जुदाई ने मज़ीद खूबसूरत कर दिया आपको, दिल बेईमान हो गया तो? वो अपने खदशे को इस सहूलत से कह गए कि रोहा ने फौरी डर कर सर उठाया। ऐसी बातें नहीं करते। अब आप दादा और नाना बनने की तैयारी पकड़े, अपने इश्क को मदहम कर ले। बाखुदा मुझे देखकर मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा देते हैं। आज भी आप रहम खाए उठे, नमाज पढ़ते हैं और मिलकर अपने बच्चों की खुशियों की दुआ मांगते हैं। रोहा ने फ़ौरन से इनके बहकने से डर कर पहलू से निकल कर जाना चाहा, मगर वो इनको पकड़ कर वापस खुद पर झुकाए। रोहा के दिल की तेज़ धड़कन इनके कानों तक गूंजी। इब्राहिम आलम की वारिफ्तगी अब तक सहरंगेज थी। पहले आपका थोड़ा वक्त मांग लूँ। वो इब्राहिम की फ़िदा करते लहजे के आगे हारी। इब्राहिम का नाम शिकवा गुनाह होते सांस की सूरत में इनके हिसार में भर लेने पर खुद बखुद रोहा की होठों पर मचल कर रह गए। फजर के वक्त तरोताज़ा होकर वो 2 साथ नमाज अदा करते, चुराई चुराई नजरें समेटे एक दूसरे के हिसार में वापस चुपचाप खामोशी से सिमट कर कुछ देर के लिए सो गए। मगर ये बाहों का हिसार का हसीन वक्त छपकते गुजरा।
सुबह 8 बज गए थे। चमकती हसीन व दिल फरेब सुबह दबेज पर्दों पर ढकी खिड़कियों के अंदर वारिद होने लगी, तारीकी को निकलने लगी। जोई की नींद मानूस से गाल पर महसूस होते हरारत लम्स पर टूटी। होठों पर मुहिब की दाढ़ी की चुभन पर वो बंद आंखों से कसमसाई, पर डर रही थी कि आंखें खोले तो ये ख्वाब न टूट जाए। वसल के सुकून ने ज़बानें रहन कर रखी थी। अब तक मिलन की निशात ने सब लफ्ज़ छीन कर एक दूसरे का शिदाई कर दिया था। अल्फाज बेमाने और धड़कने मैंने क़ैज़ होकर एक दूसरे से ढेरों बातें कर रही थी। इतनी खामोशी अच्छी नहीं सोए। मुहिब ने इसकी थरथराहट में लिपटी पलकों को झुक कर छुआ। जोई ने फ़ौरन से आंखें खोली तो वही वो जिसका डर था। दिल तेज़ तेज़ धड़का, जिसे पसलियाँ तोड़ डालेगा। मुहिब को देखकर वो सुर्खियों में ढली, रंगत वाला चेहरा छुपाना मोहाल जानकर खुद में ही सिमटी। इसका ये जानलेवा रूप कैसे ना मुहिब से होश छीन लेता। तो तुमने कुछ बोलने की हिम्मत ही ले ली है। मरी हुई सी आवाज़ जिसमें सदमा हिलकोरे ले रहा था, वो अब भी मदहोश थी। जिसने मुहिब को सरूर बख्शा था तो वो उसके होठों की नरमी में गुम होते वो सारे हक जता गया जिसका इसे गुज़िर शब ने मान वो गुरूर बख्शा था। तुम तो खामखा डर रही थी। देखो हम बने ही एक दूसरे के लिए थे। खूबसूरत रात के बाद वैसे ही खूबसूरत सुबह तुमसे मिलने आई है। इसकी मुहिब के इस्तिक़ाक़ में घुलती शिद्दत से बंद आंखों पर पुरशिद्दत लम्स छोड़ता। इससे पहले वो इसकी सुबह अज़ल से सांसें फिर चुन लेता। वो घबरा कर आंखें खोले, खुद पर झुके मुहिब के सीने पर हथेली टिका गई। वो इससे हनूस छुपना चाहती थी, लेकिन मज़ीद आंखें चुराना इस आफत ने मुश्किल कर दिया। गुड मॉर्निंग फॉर यू। गुलाब का सुर्ख जोबन पर खुला फूल उसकी गुलाबी गाल मिस किए। वो उसको थमाए। जोए की मुस्कुराहट पाने में कामयाब हुआ। सुबह सुबह फूल तोड़ लाए, कितने सालिम हो तुम। वो उसकी खुमार आलूद नज़रों की शिद्दत पे घबराए हुआ बोली, मैंने इस फूल को भी तो तोड़ा है। इसकी गाल चूमी। मुझे अब से ये जुल्म माफ़ कर दिए गए हैं। देखो ये तुम्हारे बालों में सजने को बेताब है। इसे तुम्हारी खुशबू मिलती रही तो ये नहीं मुरझाएगा। मुहिब की दीवानगी भरी सरगोशी और फूल इसके नम अभी तक महकते बालों में अटका गया तो वो इसकी बात पर नम आंखों से मुस्कुराई। तुम मुझे कितना दीवाना करोगे मज़ीद अपना। वो इसके चेहरे का एक एक नक्श रात अजबर कर चुकी थी, लेकिन अभी भी आंखें सैर न हुई। दिल चाह रात फिर लौट आए, क्योंकि वो लुत्फ़ व खुशी इमेजिन करनी भी नामुमकिन थी जो इसे मुहिब बलोच की मोहब्बत ने बख्शी। इतना कि तुम्हारी हर आती जाती सांस मुहिब की मोहताज हो जाए। हो जाओ इतनी दीवानी, क्या जाएगा तुम्हारा। वो खुद भी तो वस्ल की राह से हैरान हुए जा रहा था। अब तक जोई ने इसके चेहरा गर्दन में छुपाने और गर्दन का मनपसंद हिस्सा चूमने पर सुरूर से आंखें मूंद दी। फिर जब वो सामने हुआ तो जोई ने आंखें खोलकर इसको मोहब्बत से देखा। हो गई हूँ। दोनों हाथों में उसके मन मोहने चेहरे को भरती वो एतराफ़ कर रही थी, और मुहिब ने इसकी आती जाती सांस को सच में छुप कर अपना मोहताज कर दिया। यह सरूर व मदहोशी जल्द से मीट ली गई। इसकी जबी पर पुरसुकून से मोहर चाहत रखता वो उठ बैठा तो इससे भी हाथ पकड़ कर बिठाया। दिस इज़ फॉर यू। मुहिब ने इसके बैठते ही साइड में इस पर की खूबसूरत से ख़ानदानी वेडिंग रिंग जोई की उंगली में पहनाए। इसका हाथ चुमा। जोया ने खिलखिलाती खुशी के संग मुहिब को देखते करीब सरकते इसको खुद में बसा लिया। जाने कितनी देर वो इसके गले लगे रही। इसे भी बेइंतहा नई राहतें बख्शी थी मुहिब ने, पर वो गले लगने का सुकून किसी और शय में नहीं ढूंढ सकी। उठ जाओ, नाश्ता सबके साथ करेंगे। आज वलीमा है, फिर हमारी शाम में बैंकॉक की फ़्लाइट है। मुहिब के संजीदा होने पर जोई ने घबरा कर इसके अलग होते हाथ थामा कि क्या हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। जोई ना चाहते हुए आवाज़ लर्जी। फरजाम साया आखिरी सांसें ले रहा है, कोमा से निकल आया। कल शाम और तुमसे मिलना चाहता है। इसका और तुम्हारा ताल्लुक जैसा भी हो तुम्हें उसके पास होना चाहिए, क्योंकि वो शायद मरने से पहले कुछ ऐसा कह दे कि तुम इस नादीदा कर्ब से निकल आओ, माँ और दादी के गम से निजात पालो। मुहिब ने अफसोस के संग इसे एक खबर दी, जबकि जोई ने दिल खराश अंदाज में मुस्कुरा कर सर झटका। मैं तुम्हारी खुशी फीकी नहीं करना चाहती, मुझे नहीं जाना। वो जालिम लगी मुहिब को। मैं साथ जा तो रहा हूँ। जब तक हम साथ हैं ना तो कुछ बेरंग होगा ना फीका। तुम्हारी हर परेशानी मेरी है, बिकॉज आई लव यू जोए। वो भले जितना कह ले इसे दुख नहीं, पर मुहिब जानता था दर हकीकत इस लड़की का दिल मोम जैसा है। वो इसके प्यार जताने पर आंखों में नमी उतरने से रोक न सकी। आई लव यू टू मुहिब, तुमने मेरी ज़िंदगी जन्नत बनाई। थैंक यू मेरे बिना कुछ कहे सब समझ जाने के लिए। वह इसके रूबरू बोली, मगर आवाज़ खिड़चियों में बदली। तभी तो मुहिब ने इसकी भीगी अटकती सांसें चूमते इसे अपने सीने में बसाया। तब तक इसे हिसारे रखा जब तक वो इस वक्त दर्दनाक कैफियत से निकल आई। दोनों साथ ही नाश्ते के लिए जाने वाले थे।
तंग मत करो अशबा, सोने दो। रूहा आने के साथ ही नाश्ते में हेल्प करवाने के बाद वो हादी वाली स्टोरी भी इनसे सुन चुकी थी, तभी तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। कब ये न्यूज़ अन्नान को सुनाए। नाश्ता कुछ देर में लगने वाला था और आज आखिरी दिन था सबका विला, वो भी वलीमे के लिए। और कल से फिर खुद अन्नान मौजे ख़त्म किए वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाला था। अशबा इसके पास ही लेटी इसकी नाक को बार बार बंद किए अन्नान को बुरी तरह डिस्टर्ब होने पर मन ही मन हंस रही थी। कुछ देर तो अन्नान ये सब सहा, लेकिन जब अशबा पास न आई तो उसको पकड़ कर सर पर हाथ रखे खुद में भींच लेते बंद आंखों से ही तंबी की, उठ जाए मिस्टर, नाश्ता लगने वाला है। आपको बता दूं कि मुहिब और जोई का वलीमा दिन में है, सो तैयारी भी करनी। अन्नान छोड़े प्लीज़। इसकी गिरफ्त में सांस बंद हुआ तो अशबा ने हाथ पैर चलाते मज़ाहमत की। अन्नान ने जकड़ी बाजू ढीली की तो वो इसे देख पाने में कामयाब हुए। रूबरू भी सारी खवीन हसीन पुरखुमार आंखों में हिलकोरी लेती शरारत पर दम तोड़ गई। तुमने मेरी रातें कितनी खूबसूरत और सुबह कितनी प्यारी बना दी अशबा नूर। तुमने मेरी रातें कितनी खूबसूरत और सुबह कितनी प्यारी बना दी है अशबा नूर। हर रात तुमसे मोहब्बत बढ़ जाती है, हर रात तुमसे अपनी पसंद की अहमियत वसूल करने के बाद मगरूर होने लगता हूँ, जबकि हर नया दिन तरोताज़गी से भरा हुआ मिलता है। जागते ही अन्नान की तौसूफ़ी निगाह पाना इसके लिए शरफ था। इसकी सोई जागी बेखुद निगाहें आँच बख्शती थी तो अशबा दुनिया भूलने लगी। हमेशा ऐसा ही रहेगा क्योंकि आप अशबा की जान हैं। जब वह इजहार में इंतहा कर देता तो अशबा से भी कंजूसी या नाइंसाफ़ी ना की जाती। तुम जानती हो अब तो मुझे ख्वाब भी तुम्हारे यहाँ ही आते हैं, और सबसे हंसी बात यह है कि जब मेरा तुमसे जुड़ा कोई ख्वाब टूटता है तो मुझे अफसरदगी नहीं खुशी होती, क्योंकि मैं फिर जागती आंखों और बेदार हिस्सों के संग तुम्हें अपने करीब महसूस पाता हूँ। तुमने अन्नान इब्राहिम के ख्वाब को और हकीकतें सब संवार दी हैं। वो अब तक मोहब्बत से लबरेज निगाहों की असीर थी, वो ठहरा इसकी सांसों का आशिक, इसके दिल की धड़कनों का दुश्मन। जब अशबा को लाजवाब देखा तो अपने इस्तेकाक की हिद्दत इसकी सांसों में अपनी मन चाही पसंद से जगा दी। वो शर्म व हया की पीकर बनी इसके सीने में चेहरा छुपा गई। आई लव यू इसके कमर पर आबशार के मानिंद बिखरे बाल से मेटे मोहब्बत का यकीन दिलाते वो इतना प्यारा लगे कि अशबा को सर उठाकर वो खूबसूरती देखनी पड़ी। आई लव यू टू। आपको पता है रात हादी फिर से इन दो के रूम में चला गया था। वो मज़ीद इसको बहकाना ना चाहती थी क्योंकि फिर वो इसे कहीं जाने ना देता। तभी फौरी हादी साहब का कारनामा बताकर अन्नान को हैरान व खफासात कर गई। व्हाट इस हादी की तो अन्नान से पकड़ कर परे किया और जिस तरह बिजली की लहर बनी अशबा को हौनक छोड़कर कमरे से निकल गया। अशबा तो समझ ही ना पाई इसे हुआ क्या है। मौसूफ सोए जागे हुलिये में सीधे हादी के कमरे की तरफ गए जिसकी 2 घंटों के लिए स्कूल क्लास थी, क्योंकि आज छुट्टी ले रखी थी लीज़ा हादी ने, मगर असाइनमेंट क्लास लेनी ज़रूरी थी। क्या सुन रहा हूँ मैं? हादी साहब अपने ही ध्यान में बुक्स बैग में ठोस रहे थे जब अन्नान के गुर्राने पर ननी जान सर की। फौरी बिदक कर हादी ने इस जिन बने लाला से दूर सर का। क्या हो गया है यार, अब मुझे निकलने लगे हैं क्या? हादी की आवाज़ भीगी बिल्ली जैसी मसली गई। अन्नान ने ऐन करीब रुकते बाजू से दबोचे इसे अपनी तरफ खींचा और ख़ुद वही बैठ के पाइंती पर टिका। मम्मी पापा के पास सोया था, गधे जितना जैसा हो गया तेरा, और तुझे काका बनने के अरमान जाग रहे हैं। मना भी किया था, लगाओ ना एक खींच कर चपेड़। अन्नान का गुस्सा दरअसल डांट और कोफ थी। हादी ने आगे से बेशर्मों की तरह दांत निकाले तो अन्नान ने मुक्का बनाए डराया। वह कसम से मम्मा रुक नहीं रही थी, बल्कि इन दोनों ने तो मुझे खुद लाड़ करने थे। तभी तो बाबा ने कहा वो मुझे ही याद कर रहे थे। बच्चों में इनका फेवरेट हूँ क्योंकि बहुत ही क्यूट हूँ। माशाल्लाह मुझे नज़र न लगे। मैं इन दो के बीच मज़े से बातें करते सोया था। दोनों को एक साथ बहुत मिस करता था। तभी सुबह आ गया था। सच्ची आप मुझे खाना लेना यार, कैसे सांड की तरह घूर रहे। हादी की सारी बातें शीखिया सुने अन्नान ने गुस्से वाला तासुर देना मुहाल हुआ। तभी तो हादी भी अन्नान को ज़रा मुस्कुराने पे फौरी शेर हुआ, पर अन्नान के घूरने पर आखिरी बात को मुंह में ही गोल कर दी। किधर से है तो क्यूट बंदर, देख आज तुझे बख्श रहा हूँ। आइंदा अगर तूने चुन्ना काका बनने की कोशिश की तो तुझे बोर्डिंग छोड़ाऊंगा। वैसे भी तेरे बड़े पर निकल रहे। इस धमकी पर तो वाकई हादी का शरीफ वर्जन लम्हे में एक्टिव हुआ। फौरी अन्नान से वो जौं की लिपटी। ना भैया ये जुल्म न करना, अपन के दोस्त यार छूट जाएंगे, पाप लगेगा आपको। इस जज्बाती मलका बनी जौंक को अन्ना ने इस पाप शाप लफ्ज़ पर उलझन से परे धकेला। जो मिस्किनों की तरह बादशाह वक्त के सामने तस्ती शक्ल बनाकर खड़ा आम सा बंदर लग रहा था। इसके सामने ड्रामे अन्नान अच्छे से जानता था। तूने भी इंडियन ड्रामे शुरू कर दिए ना देखने। अन्नान को कोफ्त इस बार
अन्नान की गुफ्त इस बार रोब में बदली तो आगे से हादी साहब का जहरीला असर शर्माना देख कर अन्नान का दिल ही दहल गया। जी लीजो से शर्त हार गया था भैया, इसने कहा ये ड्रामे पूरे 3 एपिसोड देखने हैं। पहले तो टॉर्चर समझ कर शुरू की, फिर मज़ा आने लगा यार। मतलब क्या लेवल था, 3 जन्म। अगर इसकी बात ना मानता तो मुझे उल्टा लटका देती। वो क्रूलुस उस्मान की फीमेल वर्जन हादी की चंचलपन पे हादी के चोंचलेपन पर अन्नान मुबहिम सा मुस्कुराया और लाड से हादी की गाल भी सेकी। पर पढ़ाई पे तवज्जो दे समझा, वरना तेरी धुलाई दुनिया देखेगी। बच्चे बच जा मुझसे गधा। हादी की मिसनी मुस्कुराहट पर छिड़ता अन्नान जाते जाते फिर भी तकरीर झाड़ कर गए। वहाँ किसे पड़ी थी आग लगे बस्ती में, फिर हादी जी थे अपनी मस्ती में। नाश्ते पर सभी मुस्कुराते चेहरों के संग जमा हुए। हादी और लीजा जल्दी चले गए, जबकि अनुषे उठकर नाश्ता किए बहुत सारा खेले दोबारा सो चुकी थी। सबको खुश और एक साथ देखा आलम हाउस के दरो दीवार तो खुश थे, पर खुश थे ही असल खुशी शुजा अलवी को हो रही थी, जो फाइनली खुद भी अशबा और अन्नान के वलीमे के बाद अपने नगर वापसी का फैसला ले चुके थे। वहाँ सादा की यादें थी और ज़्यादा देर उनके बगैर गुजारा ना था। वैसे भी हैदर पाशा और फातिमा साहिबा भी इनको बहुत याद करने लगे थे। तो मिल लिए फिर अपनी रोहा से। जावेद की कॉल सुनने इब्राहिम नाश्ते के बाद लॉन में आए तो अन्नान भी पीछे ही बाहर चला आया। बाबा को बात मुकम्मल करता देखते ही शरीर से करीब होकर सरगोशी की, जिस पर वो नसीब पलटे, बल्कि अन्नान के लहजे की मस्ती भी भाग गए। हाँ, तुम्हारी शिकायत आई है, बहुत रुलाया है तुमने उन्हें। जिस तूफान से इब्राहिम आलम खौफज़दा था, तुमने जानबूझकर इन सब का अपनी जानिब रुख कर लिया। वाह अन्नान। बाबा के लहजे में उदासी और फिक्र देखता वो दिल फरेब मुस्कुराए, जैसे यकीन करना मुश्किल हो कि इसने ऐसा खौफनाक वक्त भी गुजारा है। इस वाई का जवाब आप है बाबा। इसकी बेनियाजी पर इब्राहिम ने करीब होते इसके दोनों कंधों के किनारों पर हाथ रखते इसकी चमकती आंखों में देखा। मैंने तुम्हें सबसे लाडला इसलिए नहीं रखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम भी जान दे दो, बल्कि इसलिए रखा था कि तुम रोहा और एदा और हादी के मुहाफिज बनो। दुख है मुझे इन लम्हों के लिए जब मेरे सबब तुम सब तकलीफ से गुजरे। माफ़ कर दो मुझे अन्नान। आवाज़ में नमी घुली थी तो लहजा ऐसा फीका कि अन्नान से बर्दाश्त न हुआ। फौरी बाबा के गले लग गया। सेंटी मत करे यार। अब अन्नान इब्राहिम बहुत खुश रहने लगा है। ये सच है कि मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन ये भी सच है कि मैं पहले की तरह आप और रोहा की मोहब्बत से वैसे ही जेलस होने वाला हूँ। सो तैयारी पकड़ ले, क्योंकि कभी कभी अन्नान की नींद सिर्फ रोहा आलम की गोद की मोहताज होती है। हादी को बीच से निकाल कर मौसू अपने हड्डे बनने की मुनादी करवाते मगरूरियत की इंतहा किए। इब्राहिम को हंस पड़ने पर मजबूर कर गए। एक बार फिर इसे अपने सीने में खींच लिया। शायद अब अक्सर हम दो की नींद तुम्हारी जेलसी की मोहताज रहे, सो हमें ये बड़ा कबाब का हड्डा खुशी खुशी कबूल है। बहुत खुश हो तुम्हारे लिए। अशबा इज़ बेस्ट चॉइस फॉर यू। बाबा की खुशी हिमकाते अंदाज पर अन्नान और इब्राहिम नज़र बैक वक्त साहिर और ईमान के रूम में खिड़की पर गई, जहाँ नौफल उठाकर खड़ी ईमान खुद चाचू को देखे सेंटी हुई जा रही थी। मेरा बच्चा कैसा है? अरे तुम तो मम्मी बन गई, चुटकी सी मम्मी। इब्राहिम शफकत व मोहब्बत से भरे लॉन के किनारे के सिमत आए तो ईमान ने आंसू रगड़ते चाचू को देखा और एक नज़र वही आते अन्नान को। जी चाचू फिट, आपको देखकर सच में यकीन नहीं आ रहा। साहिर रेडी हो रहे हैं, हम आते हैं आपसे मिले। नौफल देखे आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। नौफल देखो आपकी छोटी नानू। ईमान को हंसते मुस्कुराते रो देता देख अन्नान तो मुस्कुराई। इब्राहिम वही से ही नौफल से लाड़िया करते इंतहाई प्यारे लगे। इसकी चॉइस थी अशबा। अन्नान ने बाबा की कान की ओर झुक कर ये सुहाना इतराफ़ किया तो ईमान ने आईब्रो उचकाते इस बंदर को घुरा। इसे लगा वो इब्राहिम चाचू को शिकायत लगा रहा है, मगर वो चाचू की आंखों की ममनूनियत पर ज़रा बौखलाए। चाचू इसकी मत सुनिएगा, बुराई कर रहा होगा मेरी। ईमान ने फौरी रूहान से होते अन्नान को घूरते चाचू को कहा, मगर वो आगे से बारी ही चले गए। बुराई उनकी होती है बच्चे जो बुरे और खुद कर सो। तुम तो बहुत प्यारी हो हमारी छोटी सी बुलबुल, जल्दी आ जाओ मिलने अपने इस चैम्प के साथ। मैं शिद्दत से घबराया हुआ हूँ, अपने इनको लेकर आना। चाचू को प्यार से बुलाने पर वो फरते जज्बात के सबब बोल तो कुछ न सकी, बस आंसू बमुश्किल दबाती सर हिला गई। इब्राहिम पलटे और अन्नान की गाल थपकते वापस घर की रविश की तरफ बढ़ गए। ईमान इसे रोती हुई अब भी अच्छी ना लगी। सुनो, शिकायत नहीं की, बस बता रहा था ये सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। यह एतराफ़ ईमान को और आजरदा कर गया। अन्नान ने प्यार भरी नज़र नौफल पर डाली तो दिल तक ठंडक उतरी। वो इतने छोटे बच्चों से ज़्यादा करीब नहीं होता था, लेकिन वो मुंतज़िर था कब नौफल थोड़ा बड़ा हो और वो उसे उठाए। मेरी इतनी सारी नाइंसाफ़ियों के बाद भी अगर तुम मुझे दोस्त समझते हो तो थैंक यू कह लूँ। ईमान की आवाज़ इसे तकते भर आई, जिस पर
अन्नान 2 कदम मज़ीद इस मम्मी बेबी के करीब आया। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी मिसेस खान, तुमने अशबा से लिए सही फ़ैसला लिया हो या ना हो, तुमने मेरी तकलीफ़ें ज़रूर अपनी दोस्त मुझे देकर ख़त्म कर दी। मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। तुमसे ज़िद लगाकर मैं अशबा से निकाह ना करता, अगर तो यकीनन आज मेरे पास कुछ ना होता। मेरे ये हाथ भरे हुए है तकबीर ईमान, और इसकी इब्तिदा तुमने ही की। वो इसके हर लफ्ज़ पर मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत, जिसे दिल का हर बोझ उतर गया हूँ। खिड़की में चुपके से आते साहिर ने अन्नान के लिए वो मंज़र मुकम्मल और हसीन कर दिया। और हाँ, तुम्हारा ये खान थोड़ा सा दोस्त है अब मेरा। हम दो तुम्हें और अशबा को मुस्तक़बिल में जेलस करने वाले हैं। इस बात पर तो वाकई ईमान ने हैरत से भी की आंखें पलट कर खूब रूर हमेशा की तरह खूबसूरत से संजीदगी में लिपटे साहिर पर डाली, जबकि अन्नान दोनों के आई कांटेक्ट पर मुस्कुराए और नज़र हटा ली। नज़र न लग जाए। नज़र हटाई तो आंखों का महवर उजलत में अन्नान को बुलाने वही लॉन में आती अशबा बनी। अन्नान का दिल इसे देखकर ही धड़कने लगता था। मैं भी कहूँ, सब अधूरा क्यों महसूस हो रहा है। अशबा को देखे वो मसरूर से सरगोशी करते मुस्कुराया। वो पास आते अन्नान को देखते इससे पहले कुछ कहती भैया ईमान और नौफल को देखकर खिलखिलाती, मेरा जान का टोटा ईमान, इसे फेंक, मैं इसे कैच कर लूँ। मेरा गोलू मोलू मम्मी पापा के बीच विलन तो नहीं बन रहा ना। ओ मेरा बच्चा, मुझे मिस नहीं किया मेरी जान ने, जल्दी से आ जाओ। अशबा बहुत मिस कर रही है अपने गुड गले को। खड़े खड़े अशबा ने पता नहीं इस मासूम बच्चे के कितने लाडो नाम दे दिए। सभी फूफू भतीजे की मुलाकात पर हंस पड़े और वह छुटकू भी आगे ऐसे मुस्कुराए जैसे इसकी अशबू से अज़ल की शनासाई हो। आते हैं हम मेरी शहजादी। और ये थोड़ा सा दोस्त क्या होता है अन्नान साहब, चपेट तो नहीं खानी मेरे भारी हाथ से। साहिर ने अशबा को प्यार से आने का बताते साथ ही इस बंदे को भी लताड़ा, जिस पर वो हंसा और ईमान भी, जबकि अशबा बिना कुछ जाने पर मुस्कुराई, क्योंकि देखने में सब बहुत खूबसूरत था। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं तुम्हारा सारा दोस्त बनाने में, मगर तुम्हारा मुहिब जालिस हो सकता है। अन्नान ने आखिर वो मामला कह ही दिया जिसकी हिचकिचाहट ने से साहिर को थोड़ा सा दोस्त कहने पर मजबूर किया। तुम पहले वाले लीचर अन्नान होते तब इसकी जालिसी का खदशा था, लेकिन वो अब शेयरिंग डेयरिंग पर यकीन रखता है। इसे इसकी जोई ने काफ़ी बड़ा दिल का मालिक बना दिया है। साहिर का शरीर लब व लहजा सब पहुँचा गया। सुने, हम अभी से जेलस हो रही हैं क्यों अशबू? ईमान ने दोनों का बीच का दोस्ताना सहद तोड़ा तो अशबा ने फौरी बचकाना दी, सर को जुम्बिश दी। चारों दिल फरेब मुस्कुराए। ईमान और साहिर वहाँ से हटे तो अशबा ने मुस्कुराती आंखों से अन्नान की आंखें देखी। ये गोलू मोलू तो समझ आ गया, व्हाट इज़ गुटगुल्ला अशबा नूर। निहायती संजीदगी से अन्नान ने मौसूफ़ा के लाड में स्लिप हुई लफ्ज़ की तशरीह पूछी तो अशबा के दांत से निकले फौरी हंस कर नज़र झुका ली। एक्चुअली जब मैं छोटी सी थी, बिल्कुल नौफल की तरह गुपलू मुपलू थी, मतलब मोटी भी और सुर्ख व सफ़ेद भी, तो दादू मुझे गुटगुल्ला कहती थी। बस जब नौफल को देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे पास नहीं थे तो मैं मुस्कुराना और बोलना भी भूल गई थी, लेकिन पहले इसके आने की उम्मीद, फिर इस सच में आना कि मेरी खोई हुई मुस्कुराहट वापस लाए। सो मुझे वो बहुत प्यारा है। हंसते हंसते वो एकदम गमज़दा हुई तो अन्नान ने बिना लम्हा ज़ाय के इसको अपनी बाजू के हिस्सार में लिया। आई एम सॉरी अशबा, वो वक्त याद मत दिलाओ वरना मैं तकलीफ़ महसूस करूँगा। मैं उस हर एक लम्हे की तलाफ़ी करूँगा तो मैं सब भूल जाएगा। वो उसे उदास न करना चाहती थी, फिर भी कर बैठी फौरी हिसार से निकली दोनों हथेलियों को अन्नान के रुखसारों से लगाए। और मुझे यकीन है कि आप ऐसा ही करेंगे। अंदर चले, ईमान और साहिर भैया आते ही होंगे। अशबा की मुस्कुराहट देखे फौरी सर हिलाता इसका हाथ पकड़े घर की तरफ बढ़ा। वही ईमान ने नौफल को रेडी किया तो अन्नान की बातें सोचती फिर आंखें नम कर बैठी। ऊपर से साहिर ने जब उसे और अपने अन्नान की दोस्ती का बताया तो वहाँ खुशी की ज्यादती का सबब बने। छोटी छोटी बातों पर रोते नहीं हैं, अब तुम्हें एक्स्ट्रा बहादुर होना है क्योंकि उड़न तश्तरी उड़ाने वाली बनना है। लुक एट मी। नौफल से ईमान की तवज्जो हटाए अपनी तरफ रुक करके बिठाए, आंसू ना सिर्फ साफ किए बल्कि इसे हंसा भी दिया। ये हुई ना मेरी मिसेज वाली बात, मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हो। मुस्कुराने पर वो मजबूर कर देता था अपनी तवज्जो से अपनी मौजूदगी के सहर के बायस। और आप मुझे देखते हुए भी बहुत खूबसूरत लगता है साहिर, सब कितना प्यारा हो गया है। डरती हूँ किसी को नज़र न लगे। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बयान नहीं कर सकती। मुझे लगा था कि अन्नान के लिए मैं दोबारा कभी दोस्त के मयार तक नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन मुझे लगता है वो मुझे अब पहले से भी अच्छे दोस्त समझने लगा है। आपकी वजह से वो वक्ती पागलपन मेरी दोस्ती छटक गया, लेकिन आपकी वजह से
آپ کی وجہ سے ہی ہم دوست بن گئے واپس. میرا مطلب میرے ساتھ آج تک جو اچھا ہوا آپ کی بدولت ہوا صاحب. میں نے تو بس عنان کے آنسوؤں پر پگھل کر اسے اشوا دی تھی. بہت بار مجھے اپنی عزت نے رلایا بھی، لیکن آج کوئی پچھتاوا نہیں رہا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے. یہ سب کہتے کبھی وہ مسکرائی، کبھی آنکھیں نم کر بیٹھی، تو کبھی خوشی کی زیادتی سے آواز میں سلوٹیں آنے پر خاموش ہوئی. لیکن ساحل نے اس کا لفظ توجہ سے سنا. ایسا ہی ہے، وقت سب سے بڑا استاد اور مرہم ہے. کسی کو نظر نہیں لگے گی. اب اٹھو، عالم ہاؤس کے چکر لگائے. پھر ولیمے کا فنکشن بھی ہے. ولیمے کے لیے وہ بھی بہت خوش تھی. زوئی اور محب کے چہروں کا گلو دیکھنے کے لیے انتظار کرنا مشکل تھا. فوری مسکرائی اور کچھ دیر تک وہ دونوں نوفل کے ہمراہ ابراہیم سے ملنے گئے. وہ نوفل کو اٹھا کر سینے سے لگاتے جیسے خوش ہوئے. عالم ہاؤس کا ہر فرد خوشی سے چہ گیا. گویا ہر طرف سکھ ہی سکھ تھا. آزمائشوں کے بعد اللہ نے بہت ہنسی راحتیں بخش دی تھی. فائنلی آج کے دن کا مین ایونٹ ولیمہ تھا. ولیمے کی تقریب ایک بار پھر بلوچ حویلی کے لان میں ترتیب دی گئی. زوئی کا ولیمے کا جوڑا زیادہ بھاری نہیں بلکہ وائٹ اینڈ سلور فینسی سی میکسی تھی، اور اسی حساب سے محب نے بھی سفید سوٹ کے ہمراہ سلور اینڈ بلیک ٹچ والا ویسکوٹ پہنا. سب آج بھی بہت خوبصورت لگ رہے تھے. ولیمے کی تقریب کے بعد محب نے جب فرجام کے متعلق ساحر کو بتایا تو پہلے وہ تشویش میں مبتلا ہی دکھائی دیا. فرجام جتنا بھی سدھر جائے وہ غلطی مت کرنا محب جو میں نے کی تھی، اسے دوسرا موقع دینے کی. تم جاؤ، زوئی کو اس سے ملنا چاہیے، مگر احتیاط کرنا، زخمی درندہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ساحر کی تمہید میں چھپی پریشانی پر محب نے ساحر کو دیکھا. انداز الجھن خیز تھا. کیا قومے سے نکلا؟ آخری سانس لیتا آدمی مجھے مار سکتا ہے خان؟ میری بھلا اس سے کیا دشمنی؟ الٹا اس سے میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں اس کو زوئی سے ملنے کی اجازت دے رہا ہوں. محب کے لہجے میں خفیف سی تلخی سلگی. ساحر نے اس کے شانے کو تھپکتے سمجھاتی نظروں سے محب کو دیکھا. احسان کرنے والوں کے ساتھ وہ زیادہ برا کرتا ہے. یہ مت بولنا کہ مافیا کے لوگ اس کے ہوش میں آتے ہی اسے مارنے کی کوشش میں لگ چکے ہوں گے. اس لیے میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، زوئی کے لیے بھی، کیونکہ وہ جتنی تمہارے لیے اہم ہے اتنی رونال کے لیے بھی. احتیاط کرنا پلیز. اس بار اپنی فکر کے پیچھے چھپے سبب کو تفصیلی کھل کر بیان کیے. ساحر نے اسے تاکید کی. جیسا آپ کہیں خان، میں چاہتا ہوں وہ کمینہ انسان اپنے جرائم کا کچھ تو اعتراف کرے. سسک کر زوئی سے معافی مانگے تاکہ اس لڑکی کے اندر دبی تکلیف کو باہر نکلنے کا راستہ ملے. میں اگر زوئی کی جگہ ہوتا تو اتنا شانت کبھی نہ ہوتا، اور آپ جانتے ہیں ایسی خاموشیوں کے پیچھے اکثر طوفان دبے ہوتے ہیں. ساحر نے محب کی آنکھوں میں آج کچھ الگ جذبہ تسخیر کیا، اور اسی جذبے نے ساحر کی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری. مجھے خوشی ہے تم زوئی کی وہ تکلیف بھی سمجھنے لگے ہو جو اس پر خود بھی ابھی کھلنے باقی ہیں. ہمیشہ ایک دوسرے کا یوں ہی ساتھ دینا، کیونکہ محبت اس وفا میں لپٹنے کے ساتھ کا ہی نام ہے. خیریت سے جاؤ اور 2 سے 3 ہو کر واپس آؤ. اس تلخ و افسردہ ماحول کی اداسی ساحر جبران کی آخری شرس سرگوشی نے کم کی تو دونوں آفت انگیز مسکرا دیے. ایمان نے زوئی کا ہاتھ پکڑا اور وہی ان 2 کے پاس آئی. وہ چاروں کچھ خاص لگ رہے تھے، کیونکہ محب اور ساحر کی ڈریسنگ تو بالکل سیم تھی. اتفاق سے ایمان اور زوئی کا ڈریس بھی ہلکا پھلکا میچ ہوا. بس ایمان کا پٹیالہ شلوار و کرتی اور بڑے سے گھیرے والا دوپٹہ جو اس نے شانوں پر پھیلا رکھا تھا. آپ کی زوئی اداس ہو رہی ہے آپ کے بنا محب بھائی. چلیے شاباش، اسے لے کر اسٹیج پر جائے تاکہ آپ کا 2 کا لاسٹ فوٹو شوٹ بھی مکمل ہوں. ایمان نے زوئی کا ہاتھ محب کو تھمایا اور خود ساحر کے پہلو میں سمٹی. جبکہ محب اور زوئی کو اسٹیج کی طرف جاتا دیکھتے وہ دونوں ہی بہت خوش لگ رہے تھے. یہ کپل تھوڑا میجیکل نہیں ہے ساحر؟ اس کپل سے مجھے ایکسٹرا اسپیشل کی وائبز آتی ہے. ایمان کی بات سنے ساحر نے ہنس کر سر ہلایا. مجھے بھی زوئی بالکل بدل گئی ہے. یہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی. محب کے لیے وہ سر تا پیر بدل گئی. یقیناً یہ محب کی سچی تڑپ اور محبت کا صلہ ہی ہے. میجک تو کریٹ ہونا ہی تھا. وہ بھی رشک میں مبتلا ایمان کی تائید میں بولا تو ایمان نے پھر سے اسٹیج کی حکمرانی پاتے اس خوبصورت کپل کو دیکھ کر دل ہی دل ماشاء اللہ کہا. یہی نہیں، آج ہر کپل مکمل تھا. عنان، اشبہ، عریشہ، زیان، ابراہیم، روحا، منیرہ، جیہان، آئس، ایدا، ہر کوئی اپنی اپنی دلکش موجودگی کے سنگ زہر بکھیر رہا تھا. بخت صاحبہ اور شجاع الوی، فرزانہ خانم بہن بھائیوں کی طرح ساتھ بیٹھے اپنے ان بچوں کی خوشیوں کی طویل ہونے کی دعا میں مگن تھے. ولیمے کے بعد جہاں بلوچ خاندان کے
बलोच ख़ानदान के मेहमान कपल को दुआएं दिए रुखसत हुए। वहीं मुहिब और जोए ने भी कंदील आपा और माँ से इजाज़त ली। फरजाम साई के हवाले से इनके ख़दशात भी साहिर खान जैसे थे। तभी फरजाना खानम ने दोनों को ही शख्स से एहतियात बरतने की हिदायत दी और दुआ के साथ दोनों को रुखसत किया। फ़्लाइट 5-6 घंटों की थी। जोए और मुहिब को बैंकॉक पहुँचने में रात हो गई। एयरपोर्ट पहुँचते ही न सिर्फ इसने वालदा को खैरियत की इतला दी बल्कि खान को भी पैगाम भेजा। मुहिब तो होटल पर को ही प्रेफर कर रहा था, मगर जोए इसे अपने घर ही ले गई। दोनों जब तक पहुंचे डिनर का टाइम भी हो गया था। रास्ते में डिनर पैक करवाया। सफ़र की थकान उतारने को मुहिब ने पहले शावर लिया और जब तक चेंज की तरोताज़ा हुए कमरे से निकलकर बाहर ओपन किचन की तरफ आया तो जोए इसके और अपने लिए डिनर लगा चुकी थी, मगर उदास लग रही थी। हॉस्पिटल आज चलोगी या सुबह? उसके उकब में आंखें इसे अपनी बाजुओं में भरकर सीने से लगाते सरगोशी की तो वो बोझल होती। चेहरा पीछे को घुमा गई। आज चल सकते हैं? जोई का लहजा बेजार सा था, जिसे वो ज़बरदस्ती जाना चाहती हो। जैसा तुम कहो, लेकिन प्लीज़ ये चेहरे की उदासी हटा लो वरना मेरा दिल बंद। इससे पहले वो अनाप शनाप बकता। जोई ने इसकी सिमत पलटे, इसके होठों पर गुस्से से हथेली जमा दी। अल्लाह न करे तुम्हारे दिल को आँच भी आए। तुम्हें अब सोच समझ कर बोलना चाहिए मुहिब, क्योंकि तुम्हारी सांस के साथ सांस लेती हैं जोए। वो इस वक्त इतनी आज़रदा थी कि बस बात मिलती और जोए रोने लगती। मुहिब ने इसका हाथ पकड़े चुमा और अपने सीने से लगा गया। ओह मेरी जान, माफ़ कर दो इस बकवास के लिए, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। वो भी अपनी तई बेबस ही लगा। मुहिब मुझे घबराहट सी हो रही, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। तुम मेरे साथ क्यों आए हो बताओ? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इसकी तकलीफ यूँ अचानक बढ़ी कि इसके सीने से अलग होते गुस्सा होने पर मुहिब भी परेशान हुआ। मैं तुमसे दूर कैसे दिन गुजारता और तुम मुझे डांट क्यों रही हो? कुछ बुरा नहीं होगा, डिनर करते फिर मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। कहते ना रोज़ रोज़ मिलने नहीं आऊँगी क्योंकि मुहिब की हो गई हो। ओके। मुहिब ने इसे इस जज्बाती कैफियत से निकालते फिर से खुद से लगाया, पर वो फ़ौरन से घबरा कर डरती हिसार से निकली। नो मैं अकेली जाऊँगी, तुम ना जाओ प्लीज़, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुहिब वो इसकी कैफियत पर ख़ुद भी घबरा रहा था कि जोई को हुआ क्या है। रिलैक्स जोई, गहरे गहरे सांस लो, क्यों पैनिक कर रही हूँ? मैं तुम्हारा साया हूँ मेरी जान, ऐसे मत रो प्लीज़। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, किसी को कुछ बुरा करने नहीं दूंगा। चलो फजूल के आंसू दोबारा नजर ना आए मुझे। यू आर ब्रेव गर्ल। बच्चों की तरह से पुचकारते बहलाते वो इसकी सारी तकलीफ दूर कर गया और वो खुद को फिर से मजबूत महसूस करती वापस के सीने से जा लगी। मुहिब ने इस नाजुक से लड़की को अपने अतराफ शदीद गिरफ्त पर इस्माइल पास की। मुहिब तुम क्या हो, समझ नहीं आ रही, मेरी किसने की का सिला हो, तुम सच में मोहब्बत के लायक हो। वो प्यार भी रोते करती और हसीन लगी। मुहिब ने इसे पकड़कर सामने लगा, इसके दोनों गाल हिलावत से चुमे। मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लायक बना हूँ और मेरे लिए यही राहत का जहान है। तुम मेरी आंखों से खुद को देखो, किसी दिन तुम्हें खुद से इश्क हो जाएगा, मेरे दिल का टुकड़ा हो तुम। वो बेइंतहा प्यारी सांसें नरमे से छूते इजहार करता जोई को और दीवाना कर गया। वो मुस्कुराई तो मुहिब की भी मुंतशिर धड़कनें बहाल हुई। जोई को उसने स्पून तक छूने ना दी बल्कि सारा खाना खुद खिलाया और जोई की एक और फेवरेट डिश बर्न अबरगाइन वेगी चिली ही लाए और राइस के साथ ना सिर्फ सर्व की बल्कि खुद इसे खिलाया और खुद सैर होता गया। डिनर के बाद जोई ने भी चेंज किया और दोनों हॉस्पिटल रवाना हुए। दूसरी तरफ फरजाम साहिब जब से होश में आया था इसके सर पर सिर्फ जोई का खून सवार था। इसे वो हर बात याद आ रही थी जो जोई ने इससे की, मजहब बदलने से लेकर रोनी से जुड़े मामले तक। लेकिन फरजाम की नफरत इसकी मौत बनने वाली थी क्योंकि माफिया के लोगों ने दिन दहाड़े फरजाम की तमाम बैंक बैलेंस हैक कर लिए। जायदादें, कसिनो और हर प्रॉपर्टी ना सिर्फ जब्त की बल्कि इसे शूट करने के भी ऑर्डर दे दिए। वो अपनी वीरान बंगले के रूम में मैट्रेस पे बैठा गन लोड के मुंतजिर था जोई का, ताकि बीवी और माँ की तरह वो जोई को भी इसकी की सज़ा देता। हम यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं जिहान अंकल? आज सबको इग्नोर किए। जिहान शाह में इस सुहाने पहर अपना लिया तोहफा हकदार को सौंपने का फैसला लिया तो अशबा और ईमान दोनों को आइसक्रीम खिलाने लाए, मगर वापसी में एक जगह रुके तो कंस्ट्रक्शन एरिया था। नौफल को साहिर के सुपुर्द के ईमान अपने बच्चों की तरह हाथ में कौन पकड़ी थी और यही हिसाब अशबा का था। तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देने बल्कि तुम दोनों इसके साथ प्रस्त होगी। ये जगह मैंने तुम दोनों सहेलियों के लिए ली है और यहाँ बनेगी तुम दो की ज़ाती NGO जहाँ तुम लोग ज़रूरतमंदों की मदद कर सकोगी। यासिर और बुशरा इसमें तुम्हारा साथ देंगे। ये सच में एक चौंका देने वाला सरप्राइज़ था। कितने लम्हे वो दोनों कुछ बोल ही ना सके, हैरत से मुंह खुल गए। जहान अंकल इट्स टू मच, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ईमान इनको देखते रोने पर काबू पाते बोला तो प्यार से इसकी गाल सहला गए।
تمہارے بڑے دل کی طرح۔ جب مجھے بشرا نے بتایا کہ کیسے تم نے اس کی مدد کی، یقین کرو میں بہت خوش ہوا۔ تب ممکن نہیں تھا یہ تحفہ لینا، لیکن یہ مجھ پر قرض تھا۔ تمہیں کسی کی مدد کر کے پچھتانا نہ پڑے ایمان، نقصان نہ اٹھانا پڑے، تبھی اب تم خود اپنے ہاتھ میں رکھنا یہ سب۔ اشبو تمہاری مینیجر ہوگی، تم دونوں کا دل ایک جیسا ہے اور اچھے دلوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب ان این جی او کا نام تم دو مل کر ڈیسائیڈ کر لینا۔ 6 ماہ لگیں گے بلڈنگ کی تعمیر میں، تب تک ہم مل کر ضرورت مندوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکا اماؤنٹ جمع کریں گے۔ زیان اور ابراہیم بھی پوری سپورٹ کرنے کا کہا ہے۔ دونوں ہی بہت خوش تھی اور اشبا تو ایمان کی یہ اچھائی جان کر اس پر مزید فدا ہو گئی۔ میری ایمان ہے ہی سویٹ، ہم اس این جی او کا نام تکویر رکھیں گے بابا جانو، اور مجھے نا اس این جی او میں چپراسی بننا بھی منظور ہے۔ مینیجر بنی تو ایش ہی ایش۔ ہنس کر ایمان سے لپٹی وہ کھلکھلائے تو ایمان نے جذباتی ہوتے دونوں باپ بیٹی کو دیکھا۔ چپراسی بنی تیری دشمن، ہم دونوں ہیڈ ہوں گی، بس تبھی میں یہ گفٹ قبول کروں گی۔ ایمان نے بھی اٹل فیصلہ سنا دیا، جس پر جیہان اور اشبا نے خوشی خوشی سرخم کیا۔ واپس آ کر یہ نیوز سب نے جب سنی تو ان کا خوشی کا ٹھکانہ بھی نہ رہا۔ فرجام اپنے بنگلے میں آ چکا تھا اور یہ بات زوئے اور محب کو ہاسپٹل جا کر پتہ چلی۔ وہ لوگ وہاں سے سیدھا اس کے بنگلے گئے اور سب سے تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ بنگلے پر نہ چوکی دار تھا نہ کوئی گارڈن، لان اجڑ چکے تھے۔ وہ گھر جس میں وہ جی تھی اجڑا کھنڈر بن چکا تھا۔ عجب، گھر تو وہ پہنچ گئے مگر زوئی کا پاپس کے کمرے کے دروازے کے باہر ڈر کر رکنا محب کو پھر سے بوجھل کر گیا۔ محب دیکھو میرا دل کیسا کانپ رہا ہے۔ زوئی نے اس کا ہاتھ پکڑے دل کی جگہ رکھا تو واقعی اتنی تیز دھڑکن پہ متفکر ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، اس کو ریلیکس کرواتے۔ وہ زبردستی لیے دروازے کو دباتا اندر داخل ہوا تو دونوں ہی فرجام کو پیر پر ٹانگے لٹکا کر پیر زمین پر رکھ کر بیٹھے دیکھے ٹھٹکے۔ زوئی نے گھبرا کر محب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جبکہ محب نے فرجام کی دوسری طرف میٹرس پر رکھی گن دیکھتے دوسرے ہاتھ کو اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھی گن پہ رکھا۔ تم نکل جاؤ یہاں سے، مجھے میری بیٹی سے بات کرنی ہے، تم جیسے کسی کے منہ نہیں لگنا۔ فرجام نے اٹکتی ہوئی وحشی سرگوشی کرتے محب کو دیکھتے پھاڑ کھاتے ہوئے وارننگ دی تو زوئی فوری محب کا ہاتھ چھوڑے اس کی ڈھال بننے آ گئے۔ محب سے ایسے بات نہیں کر سکتے آپ، کیا کہنا ہے آپ کو؟ پاپ سن رہی ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ زوئی نے کمزور لرزتی آواز پر قابو پاتے اس شخص کو دیکھا جس سے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، لیکن اسے فرجام کہیں سے بھی آخری سانس لیتا تو نظر نہیں آیا۔ یہی چیز محب کو بھی الرٹ کر گئی۔ اس کے ہاتھ کی پکڑ گن پر مضبوط ہوئی۔ ہاں، وقت تو واقعی نہیں ہے تمہارے پاس کیونکہ تم مرنے والی ہو۔ فرجام نے گن اٹھا کر زوئی پر تانی، جس پر محب نے بھی اپنی گن نکال کر زوئی کو پیچھے دھکیل کر تن کر اس وحشی کے سامنے آ گئے۔ اپنی بیٹی پہ گن اٹھاتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ کیوں مارنا چاہتے ہو اسے؟ تمہیں تو اسے اپنے گلے لگانا چاہیے، اپنی کرتوتوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے پیروں میں گر کر تمہاری وجہ سے بہت سے لوگوں نے تکلیف دیکھی۔ فرجام سایہ، میں تمہیں مزید کسی کا نقصان کرنے نہیں دوں گا۔ محب کا لہجہ تیش سے بھرا اور فرجام کی آنکھوں میں لہو اترا۔ یہ میری بیٹی ہے، اسے جیتا رکھوں یا مار دوں؟ ہٹ جا پیچھے ورنہ پہلے تو مرے گا۔ اس نے مذہب کی توہین کی، اس نے رونی کو بھی منکر بنا دیا، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی، اس نے اور میری ماں نے مل کر میرے سونال کو مارا۔ یہ موت کی ہی مستحق ہے۔ یہ سب باتیں وہ فرجام سے بے ہوشی میں کہتی رہی تھی اور انجام کے لیے تیار تھی، لیکن محب کو اپنی ڈھال بنتے دیکھ کر اس کا دل کٹا۔ تم نے بھی تو اس کی ماں کو مارا تھا۔ محب کی آواز گھرائی۔ زوئی کی آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ ہاں، کیونکہ وہ ذہنی مریضہ تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ فرجام کے اعتراف پر وہ دونوں ہی حقارت سے بھرے۔ تجھے سونال جیسی چاہیے تھی جو کتے کی طرح تجھے اپنے پیچھے لگاتی۔ محب کے منہ سے نکلا سچ فرجام کو تلووں لگا سر پر بھجم۔ اس سے پہلے اپنی طرف نفرت سے دیکھتی زوئی کو شوٹ کرتا محب سامنے آیا۔ ایک گولی وہ تھی جو محب بلوچ کے دل کے بہت قریب گڑی، اور ایک مافیا کے لوگوں کی گولی جس نے فرجام سائے کی کن پٹی چیر کر رکھ دی۔ وہ مافیا کے لوگ اپنا کام کرتے ویسے ہی وہاں سے غائب ہوئے، لیکن زوئی پر تو آسمان ٹوٹ کر گرا۔ 6 دن بعد آفٹر 6 days 6 دن گزر گئے۔ زوئی کو لگا وہ مر کر پھر جی ہے۔ فرجام سائے بے موت مر چکا تھا، اسے بے نام سی ویران قبر میں کاٹ دیا گیا تھا، پر زوئی کے دل میں محب کی رکی دھڑکنوں کا تیر ابھی تک بے بس تھا۔ پچھلے 6 دن سے وہ ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے زوئی کے حصے کی آخری تکلیف بھی سیدھے اپنی سینے پر لے کر اس لڑکی کی سانسیں تنگ کر دی۔ وہ کسی کو نہ بتا سکی کیونکہ وہ نہ ہوش تھا نہ حواس، لیکن پھر بھی ساحر ان سے رابطہ نہ ہونے کے سبب اگلے ہی دن آئس کے ساتھ بینکاک پہنچا اور وہ دونوں پچھلے 5 دن سے مسلسل ہاسپٹل میں تھے زوئی کے ساتھ۔ محب کی حالت کے بارے میں فرزانہ تک کو نہ بتایا گیا کیونکہ اس ماں میں یہ سننے تک کا حوصلہ نہ تھا۔ کئی دن کی اذیت
گزرنے کے بعد آخرکار محب صاحب نے اپنے لیے تڑپتے ہوئے ان تینوں کو خیال آ ہی گیا۔ نرس نے آ کر بتایا جب محب کو ہوش آ گیا تو آنکھیں پہلے زوئی کی چھلکی، جن کے درد نے ساحر اور آئس کو بھی غمزدہ کر دیا۔ وہ اداس ویران بنجر آنکھوں والی فوری آئس اور ساحر سے ہمت بھری نظر پائے نرس کے ہمراہ کیئر یونٹ کی جانب پڑی تو لگا اب قدموں میں جان نہیں ہے۔ نرس نے اسے کمرے کے باہر لا کر چھوڑا اور خود پلٹ گئی۔ وہ ہمت کرتی اندر داخل ہوئی تو محب کی منتظر کھلی آنکھیں رلا گئی۔ بیڈ کران سے ٹیک لگائے وہ خود بھی سرخ سوجی آنکھوں سے مسکراتا اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس بلا رہا تھا۔ کہاں تھا میرا دل گھبرا رہا ہے، تم نہیں مانے، جو بھی بکتے تھے سب سچ کروا کر دم لیا، تم نے بہت برے ہو تم محب۔ وہ بھاری قدموں کے چلتی پاس آئی، اس کے بڑے ہاتھ کو تھامے بیٹھتے ہی اس کے سلامت کندھے پر پوری قوت سے مکہ جڑا جو موصوف سہ بھی گئے اور پکڑ کر اسے اپنے دکھتے سینے میں بسا گیا۔ جب تو میرے لیے لا حاصل تھی تب ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا اگر میں مر رہا ہوں اور تم پر میری محبت کھل گئی تو یوں ہی تم بستر مرگ پر پڑے محب سے ملنے آؤ گی۔ دیکھو میں نے جو سوچا ٹھیک نکلا، بس فرق اتنا ہے کہ اب تم میرا حاصل ہو اور میں تم پر مر رہا ہوں۔ اس لمحے جب زوئی میں مزید ایک آنسو بہانے کی ہمت نہ تھی، اسے مذاق سوچ رہے تھے، وہ شدید برا روئی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ محب کیوں سامنے آئے تم میرے؟ مجھے لگنے دیتے گولی، کم از کم اس سفاک انسان سے نفرت کرنے کی ہمت تو مل جاتی مجھے۔ وہ مر گئے محب بہت بری طرح اور ستم کہ میں سمجھ ہی نہ پائی اس لمحے کہ مجھے رونا ہی بھول گیا۔ میں تمہاری حالت دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ 6 دن محب، 6 دن تمہاری رکتی دھڑکنوں نے مجھ کو تمہارے خان کو اور آئس بھائی کو سولی پر لٹکا رکھا تھا۔ ان دو کی موجودگی جانے محب بے حیران ہوا اور خوش بھی۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی تو 2 مہربان وہ پسندیدہ اشخاص سفید سے چہرے لیے اندر آئے۔ چول انسان خانے قریب آتے ہی کرک کے سنگ گال سہلاتے آنسو چرانے کی خاطر غصے سے کہہ کر جیسے منہ پھیرا۔ سبھی بھیگا، سب مسکرائے، لیکن محب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب پلٹایا تو اس کی خان کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں، مطلب آپ کے لیے میں بہت اہم ہوں۔ وہ اس کی بات پر اس کے بعد سلائے انسیت سے تکنے لگا۔ شک تھا تمہیں؟ ساحر خفا ہوا۔ بہت یقین ہے اور آپ پر غرور تھا جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ ساحر نے اس کے چہرے کے باہر لوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ محب کی جوابی نظریں بڑی معتبر تھیں جو ساحر کو نصیب ہوئی، جنہوں نے دل پرسکون کیا۔ آئس لالا تھینک یو، آپ دونوں زوئی کے ساتھ رہے۔ آئس نے بھی قریب آتے پیار سے گال سلائی تو محب دونوں کی موجودگی پر مشکور ہوا۔ اس کی حالت ہم دونوں کے لیے ہی پریشان تھے۔ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ وہاں عنان بھی ولیمہ روک کر بیٹھا ہے، جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتے کوئی جشن نہیں ہوگا۔ آئس نے جس کا حوالہ دیا اس پر بھی محب حیران و مسرور ہوا۔ اسے بھی شکریہ کہیے گا، میں ٹھیک ہوں اب بالکل، یہ لوگ ڈسچارج بھی کر دیں گے آج۔ محب نے ٹارزن بنے فوری بتایا تو زوئی تو نہ مسکرا سکی پر محب نے ٹارزن بنے فوری بتایا تو زوئی تو نہ مسکرا سکی پر وہ 2 ضرور مسکرائیں۔ باری باری محب سے گلے لگے۔ وہ شیر جیسا رفیق بہت بڑے حادثے سے بچا ہے۔ زوئی اب تم اسے سلامت پاکستان واپس لانا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ہم جا رہے ہیں کیونکہ مجھ سے یہ لیٹر برداشت نہیں ہو رہا۔ اور تم پرو چول انسان، دوبارہ اگر تم نے ایسا کیا تو جان لے لوں گا۔ تمہارے اللہ کی امان میں میرے شیر، تم پر یہ تکلیف تمہارے خان کا دل دہلا گئی تھی، کبھی کوئی جلن بھی نہ دیکھو تم۔ جذبات اور وابستگی نے ساحر کو روب جھاڑنے کے اختتام تک جذباتی کیا تو منظر واقعی آنکھیں سب کی آپ دیدہ کر گیا۔ وہ لوگ اجازت لیتے دونوں کو ایک ساتھ چھوڑے روانہ ہو گئے کیونکہ عنان اور اشبا کا ولیمہ باقی تھا اور 5 دن سے وہ لوگ مسلسل یہاں تھے۔ ان 2 کے جانے کے بعد کتنی دیر محب نے صرف زوئی کو دیکھا جو اس کی محبت بھری نگاہوں کے روبرو آنکھیں آپ دیدہ ہونے سے نہ بچا سکی۔ مت رو زوئی۔ محب نے دور سرک کر بیٹھی زوئی کا سڑک پر ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف دھکیلا تو وہ قریب سرکتی اس کے سینے پر لگے پر آنسو جو دبائے جا رہے تھے جب ضبط سا ٹوٹنے پر چھلک پڑے۔ شاید وہ لڑکی اس لمحہ ماں، دادی موت اور بے مروت باپ کے ستم کا ماتم ایک ساتھ کر رہی تھی۔ بس نا، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں زوئی، اگر وہ گولی تمہیں لگتی تو تمہیں کھو دیتا کیونکہ تم اس کے درد سے نہیں، تم اس صدمے سے ہی جان دے دیتی۔ تمہیں دوہری تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے کیا۔ میں تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے کیے کو جتنا بھی جسٹیفائی کرتا زوئی اس کی کسی بات پر بہل نہ سکتی تھی۔ تو کیا میں سہ سکتی تمہاری تکلیف؟ اگر تم مزید کچھ دن یوں ہی بے قبر رہتے مجھ سے تو تب بھی مجھے کھو دیتے۔ تمہاری مدھم سی چلتی سانسیں مجھے زندگی دے رہی تھی محب۔ وہ اس سے زیادہ کیا کہتی اپنی محبت کو آخری حد تک بیان کر ڈالا۔
स्टॉप क्राइम, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। वो इसको बेकरार के संग रूबरू लाया। इस लड़की के चेहरे पर एक सलवट न थी, पर इसकी आंसू की मिटे मिटे निशान, अपने हुजूम से बड़ी हुई जकरते की आदि आंखें सीधा सीधा मुहिब के दिल को सेक पहुंचा गई। प्रॉमिस में तुम्हारी दिल की धड़कन सुस्त न पड़े मुहिब। मेरे लिए मौत क्या, ये तुम्हारी रुकी धड़कन ने समझा दिया है। मुझे डर लगता है ऐसे मरने से। अल्लाह ने एक बार फिर ज़ोई को नई ज़िंदगी दी है। तुम्हारी सूरत, प्लीज़ अपना ख्याल मुझसे हमेशा ज़्यादा रखना। इस लम्हे मुहिब से बात करना नामुमकिन थी, तभी इसकी हर कही बात सुने, हर वादे को लिए वो इसकी सांसों को कैद करता। लम्हों में इस लड़की के अंदर हिलकोरी लेती, हर तकलीफ जड़ से उखाड़ कर अपनी खुशबू से होशो हवास में वापस ले आए। वो अभी इसको इतना करीब महसूस करती, सिसक पड़ती, रोई। वो इस वक्त इसकी कैफियत से दिलसोज थी। आई लव यू ज़ोए एंड आई प्रॉमिस यू। इसकी नम आंखें चूमती यकीन दिलाया तो मुहिब की भारी आवाज़ में खराशी पड़ गई। आई लव यू टू मुहिब एंड मिस्ड यू सो मच। यहाँ आओ मेरी जान। इसको पकड़ कर अपने गले लगाती, वो जान कहकर अच्छे भले हो जाते मुहिब को फिर से जा ले गई। दर्द व तकलीफ के बावजूद उसके बांके कामते वजूद को अपने सीने में जिस शिद्दत से भींच गया, इसने ज़ोई की आंखों से आंसू चुरा कर वाक़या वो सुरूर तारी कर दिया। तुम्हें पता है 5 दिन से सोई नहीं हूँ, एक लम्हा कैसे सोती आखिर। मेरा सुकून, मेरा आराम भी तो तुमसे जुड़ चुका है। सच कुछ खाती भी ना अगर तुम्हारे खान ने मुझे तुम्हारी कसम न देते। आइज़ भाई और साहिर खान पहले ही बहुत परेशान थे, तो मैंने फिर तंग नहीं किया। वो रूबरू आते अपने गुजरे दिनों का अहवाल बताती, रंधी हुई सरगोशियों से मुहिब को इसकी मुस्कुरा कर तकने पर मजबूर कर गई। यू आर गुड गर्ल, आ जाओ मेरे पास और अपना सुकून व आराम वापस पाकर कुछ देर सो जाओ। शाम तक साथ वापस चलेंगे घर। 2 दिन इस हादसे के तमाम असर खुद को निजात दिए वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। इतने प्यार से वो इसके लिए अपने पहलू में जगह बना गया कि वो फौरी इसके पास बैठे लेटी, क्योंकि सच में वो मुहिब के पास ही रहना चाहती थी। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। उसके पहलू में समाती भीगी नम आंखों से मुस्कुराई तो मुहिब भी हंस पड़ा। बीमार पड़कर? मुहिब ने शरारत से इसको हिसारते पूछा। नहीं, मेरे लिए हर मुमकिन सुकून बढ़ाते हुए। जब तक तुम मेरे साथ हो ज़ोई की मुस्कुराहट, खुशी और सुकून में कमी नहीं आ सकती। मैं तुम पर आखिरी हद तक फिदा हो गई। इसकी गाल चूम कर वो मुहिब को मौत पर कर गई, क्योंकि ये इजहार अब तक के सबसे खूबसूरत एतराफ़ात में सर फहरिस्त था। मेरी जान। इसको अपने बाजू के हिसार में लेकर अपने सीने का हिसार बख्शते मुहिब बलोच आज लाजवाब हुआ था कि ऐसी मोहब्बत की ऐसी मिजाज तो इसने कभी सोची भी ना थी। अगले 2 दिन मुहिब और ज़ोई ने एक दूसरे को दिए, जबकि साहिर और आइस न सिर्फ वापस उसी दिन चले गए, बल्कि अपने 5 दिन गायब रहने की दास्तां भी सबको सुनाकर शौक किया। लेकिन कहीं ना कहीं हर फरजाम साई की ऐसी इबरतनाक मौत पर हिल गया। बुराई का अंजाम हमेशा बुराई होता है, और यही हुआ था। आलम हाउस में अशबा और अन्नान के वलीमे की तैयारियाँ भी वापस इन 2 दिनों में शुरू होकर अख्ताम पजीर हुई। ज़ोई मुहिब भी वलीमे में हाजिर देने वापस पाकिस्तान लौट आए। ज़ोई के दिल में जो घुटन गुबार था वो सब मुहिब ने 2 दिनों में जड़ से उखाड़ दिया। वो फिर से मजबूत होकर नई खुशियों के लिए पुरजोश हो गई। वलीमे की तकरीब हॉल में ही रखी गई, और आज का हाकिम कपल वो था जिसने सबसे ज़्यादा ख्वारी बर्दाश्त की, जिसने सबसे ज़्यादा इस मोहब्बत में रोक पाई। लेकिन आज सबसे ज़्यादा मसरूर वही 2 थे। अशबा और अन्नान एक साथ मंजरों को साकिन व मबहूत करते दिखाई दे रहे थे। और फिर वलीमे के बाद फाइनली हैदर पाशा और फातिमा साहिबा के संग शुजा अलवी भी रुखसत हो गए। लेकिन वो सब खूबसूरत कपल्स को एक बार फिर वहाँ आने की दावत देना ना भूले। सब हसीन था, इससे ज़्यादा मुकम्मल। आज मैं फिर आपका लाडो। हादी ने कमरे का दरवाज़ा खोले झांका तो इब्राहिम, जो अभी मैट्रेस पर बैठे वॉच उतार रहे थे और रोहा बालों को बर्श की मैसी बन बनाने में लगी थी, एक दूसरे को देखे मुस्कुरा दी। बाबा ने हाथ बढ़ाया तो हादी शेर होता अंदर आ गया। तुम हमेशा हमारे लाडले रहोगे, क्योंकि तुम हमारा छोटू पीस हो। इब्राहिम ने इसे बाजू में दबोचते पास बिठाते लाड़ किया तो रोहा भी आईने की जानिब से पलट कर ड्रेसिंग टेबल से लगे दोनों को महबूबियत से देखने लगी। दबा जानू, एक बात पूछूं? हदी के दिमाग में अब पता नहीं कौन सा कीड़ा उछला के लम्हा भर इब्राहिम और रोहा भी इस तमहीद पर मुतफक्किर हुए। हाँ पूछो। इब्राहिम ने फ़ौरन इसकी उलझन भरी आंखों को देखते कहा। जैसे ऐदा आपो के बाद अन्नान भैया आ गए, फिर मैं आ गया, फिर मेरी वैल्यू इन दोनों से बढ़ गई। वैसे कोई और तो नहीं आएगा ना? मुझे आप दोनों को हमेशा आखिरी लाडला रहना है। हदी के सवाल पर जहाँ रोहा के चेहरे के रंग उड़े, वही इब्राहिम ने जिस मुश्किल से हंसी रोकी बाखुदा ये वही जानते थे। हत्ता कि
अपने बेसाख्ता मसरूर तासुरात छुपाने को वो ज़रा चेहरा भी फेर गए। और जिस तरह रोहा को आंख फिंक की मोहतरमा की हैरत सुर्खियों में बदली। अन्नान ठीक कहता है, कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। रोहा ने मुँह में बड़बड़ाते हादी को देखा, इससे दुगनी घोरी इब्राहिम को नवाजी। अरे ये तुम्हें किसने कह दिया बच्चे? भला जब हमारे पास तुम जैसा इतना क्यूट बेबी है तो हमें भला किसी और की क्या ज़रूरत? इब्राहिम की बात सुने हादी को तसल्ला मिला। फौरी बाबा से लिपटा। शुक्र है बाबा, वरना अगर कोई और आता तो मैं आत्महत्या कर लेता। अनान भैया अलग मुझे तंग करते हैं। अपन की एक क्लास है। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई मुझसे लाड़ उठवाए। मैं आप दो से अकेला तब तक लाड़ उठवाना चाहता हूँ जब तक आप लोग मेरे लिए भी अशबू अपिया जैसी दुल्हन न ले आए। हादी साहब फ्यूचर की प्लानिंग सुने अम्मा अब्बा सकते में ही उतर गए, जबकि हादी को तरसी शक्ल बनाकर दुल्हन वाली बात पर ज़रा मोहतात हुआ, कहीं चपेट न पड़ जाए। क्या कहा तूने? दुल्हन चाहिए तुझे? वलीमा बॉयज ज़रा खुद भी मम्मी बाबा से लाड उठवाने आए, पर आगे से हादी की बात सुने अन्नान का मीटर घुमा। हादी यूँ बाबा के पास से उठे बेड पर चढ़ा जैसे अन्नान ना हो कुछ लात हो जो इसे फांसी खाट लेने आया हूँ। बाबा मुझे बचा ले, मैं फ्यूचर के बारे में बात की कसम से। बाबा ये मुझे बिना तले खा जाएंगे और मैनू कोई बचा ले। अन्ना ने ना तो मम्मी की रोकने का लिहाज किया, ना बाबा की हंसी का। हादी का पैर पकड़े वहीं मैट्रेस पे गिराते इसे काबू किया जो मुसलसल दुआया देर तक कमरे को सर पर उठा चुका था। तेरी तो ऐसी चटनी बनाऊंगा कि दुल्हन जोगा रहेगा ही नहीं। और तो और इस कमरे में फिर आ गया है लीचड़। आज तो तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। अन्ना ने इसकी दोनों टांगे काबू की, एक हाथ से जबकि चलते हाथ घुटने तले दिए और गाल पर गुदगुदी की। गर्दन फिर बाजू के नीचे। हादी की चिंगारती कह गए गूंज रहे थे, जबकि रोहा और इब्राहिम बचाव करने में नाकाम। ओ बचाओ ना, आइंदा अगर इधर आओ तो अल्लाह करे मुझे कटे जुए पड़ जाए। मम्मा बाबा ये मुझे मार डालेंगे, मैंने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं। हादी के चिल्लाने पर इब्राहिम ही ने अन्नान से बेचारे को छुड़वाया, जबकि बाबा के बचाने की देर थी कि हादी ने फौरी दांत निकाले। अन्नान से चपेट खाकर भी वो ढीठ हंसा। तुम दो ने ज़िंदगी भर की जंग अभी करनी है क्या? या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। रोहा तो बैठ की ऑर्गेनाइज शीट के सत्यानाश होने पर खौफ से दोनों पर बरसी। चल निकल और चाय बना कर ला हम तीनों के लिए। तेरा बकवासियत ने सर दर्द कर दिया। निकल वरना दूसरा गाल भी सिकवा बैठेगा। अन्नान बाज ना आते फिर से बाजू दबोचते बैठ से उतार कर बाहर चलता क्या, जिस पर हादी मासूमियत से पलटा। चाय मुझे कहाँ आती है मम्मी पापा बचाए ना। हादी ने अगेन नागिन डांस करते मुँह बिसोरा और अन्नान ने जब इसकी जीन से महारत से निकाल लिया फ़ोन हवा में लहराया, तब तो हादी को सच में मौत पड़ी। जा रहा हूँ या तोड़ तेरा फ़ोन। अन्नान की धमकी पर वो चिल्लाया और फौरी सर हिलाता फर्माबरदारी से चाय बनाने गया। अन्नान ने फ़ोन ड्रेसिंग मेज़ पर रखा। मम्मी बाबा को अपनी तरफ देखता पाई। जैसे ही हंसा वो दो भी हंस पड़े। छोटे भाई के साथ ये कर रहा है, अपने बच्चों के साथ तो हेडमास्टर ही तैनात हो जाएगा। हिटलर कहीं का जो भी है। इब्राहिम आई थिंक हमारा पुराना अन्नान लौट आया है। मम्मी की शरीर लहजे और इब्राहिम का बाजू थाम का मुस्काती सरगोशी करने पर वो भी खुलकर हंसे, जबकि अन्नान ने करीब आकर दोनों को देखा और वो दोनों कंधों पर एक एक बाजू टिकाए। अपने बच्चों को तो अन्नान डांटेगा भी नहीं। वैसे बाय द वे ये अन्नान आप दो की प्राइवेसी क्रिएट करने का स्टाइल है। थैंक यू बोले दोनों, वरना हादी की जगह ये 100 पाउंड का बेबी बर्दाश्त करना होगा। अपने किए का सिला मांगना तो बस यही जानता था। तीनों ही हंस पड़े। थैंक यू मेरे होशियार बरखुर्दा। अब क्या हमें वाकई हादी के हाथ की चाय का टॉर्चर सहना होगा लाडले? बाबा का शुक्रिया कहना अन्नान को मगरूर कर गया, जबकि आखिरी बात तो फौरी रोहा बोल पड़ी। जी नहीं जनाब, देखिएगा मेरा हादी कितनी मज़े की चाय बना कर लाएगा। रोहा की खुशफहमी पर वो दोनों बाप बेटे शर अंगेज हंसे, जबकि ठीक 5 मिनट बाद वो मुन्नी बदनाम का मेल वर्जन हादी बड़ी मुश्किल से ट्रे पर आधे चाय के भरे कप लेता। शरीफ बेड़ा बना अंदर आया तो अन्ना ने फौरी फ़ोन उठाकर हाथ में लिया। हादी ने अपनी तरफ से अमृत बना लिया था। तभी लहक कर पहले ही एक एक कप मम्मी बाबा को सर्व किया, फिर अन्नान को। अन्नान ने एक नज़र चाय का रंग देखा, जैसे दूध पत्ती का बावजूद कालिया हुआ था। न कोई रंग न रूप, ऊपर से अजीब काली मिर्च जैसी खुशबू उगल रही थी। अन्नान ने मम्मी बाबा को आंखों के इशारे से रोका और ख़ुद पहले वो जहर पिए। पहला सिप भरा कि दिल चाहा मैदे तक जो है सब उगलते। बुरा मुंह बनाकर कप 27 बटोरने के मुंतजर हादी को दिया। गंदे चाय, तेरी चाय सांप पिए, वो भी आखिरी सांस को आखिरी बनाकर फड़फड़ाता मर जाए। दिल कराए तेरी गर्दन काट दूँ। उफ मेरे मुँह का जायका, प्लीज़ आप दो मत पिए, वरना अपनी चप्पलों से इसे इनाम देने को मचल जाएंगे। मैं तो जाकर तेजाब से कुल्लिया करूँ।
अन्नान ने फौरी खांसते हुए कमरे से जाते जाते भी कोसा, जबकि से जाते ही हादी ने रोने वाला मुंह बनाए। जब मम्मी बाबा को देखा तो फौरी चाय चकित। इतने गंदे जायके के बावजूद 14 तोपों की सलामी बनती थी कि दोनों ऐसे मुस्कुराए जैसे वर्ल्ड फेमस चाय नसीब हुई हो। अभी तुम्हें तंग कर रहा था, बहुत मज़े किए मेरी जान। रुहा ने इसके पास आने पर हौसला अफजाई की तो लाड से इसका हाथ चूमा, जबकि इब्राहिम का बस न चला। जो घुट भरा है इसे अब उगले किस तरफ। यही पता था मुझे, अब से मैं आप दो को रोज़ बना कर दूंगा। आई एम द बेस्ट। ओके, आप लोग ये मज़ेदार चाय पिए, गुड नाइट। रोज़ वाली हादी की पेशकश पर दोनों के चेहरे का रंग उड़ा, जबकि हादी साहब अटकते फुटकते फ़ोन लेते कमरे से जैसे ही निकले दोनों ने कप मेज़ पर रखे और एक दूसरे को देखते ही हंसे। वो हंसी इतनी खूबसूरत थी कि मंजरों को हंसी कर गई। बस ना गई, सो ही नहीं रहा था। आपने नौफल की आदतें बिगाड़ दी। साहिर की तीसरी बार बुलाने पर मोहतरमा लार से नौफल के गिर्द इसका भालू टिकाए उठकर रूम सिटिंग एरिया की जानिब बने काउच सीट की तरफ आई तो साहिर ने एडमिशन फॉर्म से तवज्जो हटाए अपनी हसीना को दी, जो हाथ था मैं पहलू में आ बसी और तुमने मेरी नरम सा इस्तेहाक पर लम्स ईमान को बख्शे। इसके चेहरे पर गुलाल लाते साहिर ने फौरी खुमार झटका और एडमिशन फॉर्म ईमान की तरफ सरकाया। वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। तमाम फॉर्म फिल किए। इसने पेन साहिर को दिया क्योंकि वहाँ इसके सिग्नेचर भी ज़रूरी थे। हो गया, अब मैं कल सबमिट करवा के जाऊँगा। 1 वीक स्टे है मेरा, रह लोगे ना? पिछले दिनों भी वह इसके पास नहीं था, पर दिन में कई बार वो ईमान को कॉल्स करता रहा था। तभी ईमान को अब इसके दूर जाने ने ज़्यादा परेशान ना किया। अगर आप मुझे पहले की तरह ढेरों कॉल्स करते रहे तो रह लूँगी। 2 साल कैसे भी कर गुजारा तो करना होगा आपके बिना। ईमान ने मुस्कुरा कर कहा तो साहिर ने इसको खुद से लगाते हथेली पकड़े चूमी। समझदार हो गई हो। साहिर की कॉम्प्लीमेंट पर वो मुस्कुरा कर चेहरा उठाए साहिर को देखने लगी। हर तरह से आपकी जो हो गई हूँ। इसके हाजिर जवाबी सच में जानलेवा रही। वो तो पहले दिन ही हो गई थी। खुश हो मेरे साथ? न जाने ईमान की इतनी मसरूर चमकती सुनहरी आंखों को तकने के बावजूद साहिर को ये क्यों पूछना पड़ा, आपको क्या लगता है? सीधा जवाब देती तो इसे ईमान कौन कहता? मुझे तो बहुत कुछ लगता है। लहजे में खुमार उतरा तो ईमान ने लरस का पल के झुकाते वापस इसके सीने में चेहरा छुपाया। ठीक लगता है। खुशी बहुत बेमानी लफ्ज़ है। आपके सबब मेरे इर्द गिर्द हावी सुकून के मुकाबले में। साहिर, आपको बेटी चाहिए अब या बेटा? न जाने क्यों पर इसे साहिर की हर खुशी जानने का तजस्सुस था। मुझे बेटी चाहिए, लेकिन ऐसी जो दरख्तों पर न चढ़ती हो। साहिर के जवाब पर ईमान ने पहले चौंक कर इसे देखा, फिर दोनों ही हंस पड़े। दोनों को ही वो दिल धड़काती मुलाकात जो याद आ गई। क्या याद करवा दिया? आपको पता है मैं तो बावली ही हो गई थी पहली बार आपको इतनी करीब महसूस करके। ऐदा अपिया मेरी हालत की गवाह है। ईमान का उस लम्हे भी बिल्कुल वैसे ही धड़कता दिल साहिर को भी हंसी सी खुशी बख्श गया। हाँ, पागल ईमान। मज़ीद अपने सीने में भींचते मौसूफ ने इतनी प्यारी सी ईमान के पास होने पर हज़ारों बार शुक्र किया था। अभी भी इसे लगा कि इस नेमत की शुक्रगुजारी में कमी रह गई है। ज़लील इंसान चाय थी या नेला थोता घोल लाया है। अब तक ज़बान का टेस्ट ख़राब है। अन्नान का बड़बड़ाते रूम में आता देखिए अशबा अपने अक्स से नज़र हटाती पलटी तो अन्नान ने इसे अभी तक दुल्हन की तरह सजे रूप पर दरवाज़ा बंद किया और करीब आकर लपकतान रुका। क्या हुआ? किसने आपके टेस्ट ख़राब कर दिया मिस्टर अन्नान? आज अशबा पर बहुत ज़्यादा रूप आया था क्योंकि इसने अन्नान की फरमाइश पर साड़ी पहनी थी जो बहुत खूबसूरत फैंसी थी, लेकिन अशबा पर पहली बार ये लिबास बहुत जचा था। सर का भारी दुपट्टा इसने बस उतारा था मगर अभी चेंज नहीं किया था। जिसने भी किए हो तुम ही करोगी। कमर थामने की देर थी कि वह लहरा कर अन्नान के करीब सिमटी, इसके सीने पे हाथ और बाजू की बंदिश बनाए। वो ज़रा फासला समेट गई। अन्नान, मैंने सिर्फ आपके लिए अभी तक चेंज नहीं किया, देख तो ले मुझे स्पेशल वाला। अशबस की आंखों में जमा खुमार पर घबराई। इस लम्हे किसे पड़ी थी देखने की? बस इस लड़की को महसूस करने की तलब के सिवा कुछ याद न रहा। देखता रहता हूँ। इसकी सांसों में सांसें घोलते मस्त सी सरगोशी की जो अशबा के रुखसारों पर गुलाल लाई। छूते भी तो रहते हैं अन्नान प्लीज़। वो इसके बहकने पर चोट करती ज़रा गिरफ्त में मछली तो अन्नान भी वापस होश में लौटा। इसे सरसता पैर देखकर आंखों में वारिफ्तगी सिमटने लगी। देख लिया, डोंट डिस्टर्ब मी। देखने की रस्म पूरी करता इससे पहले वो मनमानियों पे उतरता अशबा ने इसके हिसार में फड़फड़ाते हुए जान बचाई। अशबा, चेंज मत करना। अन्ना ने इसे भागते देख तंबी की तो आँखें सरूर से भरी थी। अभी तो आपने कहा कि देख लिया है, बाय बाय। हंस कैसे चिढ़ाती वो फ़ौरन ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। अन्ना ने भी सोई शक्ल से बंद दरवाजे को देखा और मुँह बनाकर बैठ गया। अन्नान रूठ गए हैं क्या? अन्नान वही मैटर्स पर ऑन द लेटर फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था जब अशबा की बुखार पर चेहरे पर
اور غصہ سمیٹ لائے۔ تم نے میری فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے، ماسی بن جاؤ اب۔ اتنی پیاری لگ رہی تھی، مجھے وہی اشبہ چاہیے۔ انان کو حیرت تھی، وہ اتنی ہیوی ساڑی اتنی جلدی کیسے اتار کیسے آئی، جبکہ وہ جو ساڑی اس کی ولیمے کے تھی سیم ایک بلاؤز کے ساتھ 2 ساڑیاں تھیں، ایک ہیوی بیبی پنک اور سلور اور ایک لائٹ جس پر بہت کم کام تھا۔ اشبہ اس وقت اس میں لپٹی کھڑی زہر پھونک رہی تھی۔ ہاں تو ذرا پلٹ کر دیکھے نا پیاری اشبہ کو، گدگدا سا لہجہ اکسا رہا تھا۔ تبھی تو جب انان نے گردن گھمائی، اسے دیکھ کر نہ صرف چہرے کی تمام تر تلخی و جلال دبا، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ فوری اٹھتا ہوا مقابل آ رکا۔ 2 ساڑیاں؟ انان کی چھیڑخانی پر وہ ہنس دے۔ جی، ایک ولیمے کے لیے تھی اور ایک آپ کو اسپیشل فیل کروانے کے لیے۔ بتائے اب بھی اشبہ پیاری لگ رہی ہے نا؟ آج تو دل ربا لگ رہی تھی۔ ویسے ہی شوق ادائے تو انان کیوں کر فدا نہ ہوتا۔ اب تو تم سیدھا دھڑکنوں سے کھیل رہی ہو۔ یو لک سو پریٹی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے اشبہ کو رشک کرنے پر مجبور کر گیا۔ تھینک یو انان، آپ کو پتہ ہے ایمان پائلٹ بننے کی تیاری پکڑ چکی ہے۔ 27 وصول تھے۔ اشبہ نے جو کہا اس پر انان پہلے حیرت زدہ ہوا، پھر ہنسا۔ خدا خیر ہی کرے پھر، ساحر خان کا اللہ ہی وارث۔ چلو وہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے ساری زندگی کے لیے۔ تم بھی میری پرسنل نرس بن جاؤ، کیا خیال ہے؟ انان صاحب کا موڈ اب تک ویسا دیکھے اشبہ کو خطرے کی گھنٹیاں سی سنائی دی۔ جی نہیں، مجھے تو آپ کی کورونری وارڈ میں گھس کر نہیں مانا، مجھے معافی دیں۔ میں سمپل میتھ رکھوں گی اور سیدھے ماسٹر کر لوں گی اور بس۔ اور ہاں، 2 سال تک مجھے ممی نہیں بننا، ہم اس کے بعد بیبی پلان کریں گے، اوکے؟ اشبہ نے فوری سے جواب دیتے سب کچھ سوچ لیا تھا، جس پر انان کے مشکوک سی مسکراہٹ گلا سا خوش کر کے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اشبہ نے گھبرا کر انان کی پرتپش نظروں کی بابت پوچھا تو فوری حسینہ کو حصار گیا۔ دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کتنی معصوم ہو تم، انان کی جھک کر زمانیت بھرے لہجے میں کہنے کی دیر تھی وہ بمشکل شرمگی مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتی۔ اس سے پہلے بھاگتی انان نے گرفت کی حد درجہ جکڑی۔ بھاگنے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا۔ گمبھیر سی گھوری کے سنگ تنبیہ اور فرار، وہ اعتراض تو کیا، اشبہ کی دھڑکنوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ اشبہ کو اس بندے کی بے تابیت دن پر دن بڑھتی محسوس ہو کر مستقبل کے لیے خوف زدہ کر رہی تھی۔ خدا خیر ہی کرے۔ سب خوش تھے اور اس خوشی کے سنگ زندگی اپنے مدار چن لیا۔ وقت کو پر لگے، سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی ہم قدم ہو کر چلتے گئے۔ 3 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ اب ان 3 سالوں میں کیا کیا ہوا، کیا کیا بدل گیا، ملاحظہ فرمائے۔ آفٹر 3 years، میرا پیارا سا بچہ ایسے روتے تھوڑی ہے، مما آپ کے پاس آ رہی ہے شام تک، بس رونا بند کر دو ورنہ خدا کہے گی بھائیو تو بہت روتو ہے، میرا نوفل تو بہت بریو ہے، تم بڑی دادوں کے پاس جا کر سو جاؤ جا کر، اب جب اٹھو گے تو مما سامنے ہوگی، دیکھو ابھی مما آپ کے بابا کو ایئرپورٹ سے پک کرنے آئی ہے، پھر گھر جا کر ہم چینج کریں گے اور جہاز میں بیٹھ کر سیدھا نوفل کے پاس۔ ویڈیو کال پر نوفل سوسو کرتا، ہفتے کی جدائی پر بے بس محسوس کرتا، مسلسل رو رہا تھا، جبکہ ایمان کا بس نہ چلا کہ اڑ کر اس تک پہنچ جائے۔ موصوف 6 دن تو ٹھیک گزار لیتے، پر آخری دن نوفل کو ممی بابا اتنے یاد آتے کہ رونا پیٹنا ڈال کر گھر سر پہ اٹھا لیتا۔ نو ابھی کے ابھی پاس ہو، ابھی۔ نفی میں سر ہلاتے موصوف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ جب ایمان کار ڈور اوپن کرتی باہر نکلی تو اپنے وجیہہ سے کیپٹن کو دیکھ کر ذرا حوصلے میں آئی۔ ابھی کیسے پتا، تھوڑا صبر کرو، یہ دیکھو بابا آ گئے ہیں، نوفل کے رو رہا ہے آپ کا لاڈلا۔ ایمان نے ساحر کو پاس رکتا دیکھتے ہی فون تھمایا تو بابا کو دیکھ کر ہلکان نوفل صاحب کو کچھ تسلی ہوئی۔ رونا بند کر کے منیر اور بخش صاحبہ کو ذرا سکون بخشے دیا۔ کیوں رو رہے ہو، چھوٹے بیبی ہو گیا بچے، یہ آخری دن تمہارا کون سا دورہ پڑتا ہے، تم سے تو پھر اچھی خدا ہے جو روتی ہی نہیں ہے، چلو آنسو صاف کرو، تم بابا کے ہینڈسم ہو کر گندے بچے کی طرح رو رہے ہو، ہم بس آ رہے ہیں اپنے بچے کے پاس سے، اوکے؟ چلو بند کرو فون، دادوں کو دے دینا، خبردار گیمز کھیلی۔ ساحر کی بات وہ فوری سمجھا بھی اور مان بھی گیا۔ کال بند ہونے کی دیر تھی، ایمان فوری ساحر سے گلے لگے۔ اس کا آخری دن کا رونا برداشت نہیں ہوتا ساحر، ایمان نے اداس ہوتے کہا۔ ساحر نے اسے پکڑ کر روبرو لایا۔ اگر تمہیں کیپٹن ساحر جبران خان کا میجیکل ساتھ چاہیے تو مسز ایسی اتنی قربانی تو دینی ہوگی۔ ویسے اس ایکسٹرا فلائٹ میں تم نہیں تھی تو مزہ نہیں آیا۔ اتنی باتوں نہیں، کوئی پائلٹ تھا کہ دماغ چاٹ گیا۔ ساحر کی کوفت پر وہ اس کے ساتھ ہی مسکرائے۔ آپ نے ہی مجھے ریسٹ دلوائی تھی سر درد کے سبب، ورنہ میں نے تو ٹیبلٹ لے لی تھی۔ ایکچولی میں خدا کو مس کرتی ہوں، وہ میرا بھولا سا بچہ صبر سے ہفتہ میرے بغیر رہ لیتی ہے اور اف بھی نہیں کرتی، اور جتنا ریلیف وہ دیتی اتنا نوفل کہ اس رونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی فلیٹ کی طرف جانے والے تھے کیونکہ ان کی پاکستان کی فلائٹ 2 گھنٹے کی بعد کی تھی، تبھی دونوں کا تب تک ریسٹ کا ارادہ تھا۔ ٹھیک ہے، تم لیو لے لو، یہ پروفیشن تمہاری خوشی اور چوائس ہے، میں نہیں چاہتا تم
स्ट्रेस फील करूँ। मुझे लगा था 1 वीक मैनेज करना ईजी होगा, लेकिन साहिर बैठते ही उसकी बात काटे, खुद भी ड्राइविंग सीट संभाले बैठी। साहिर, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे आपके साथ भी रहना है। ईमान को लगा वो खफा हुआ। तुम मेरे साथ रहकर भी इन्हीं को मिस करती रहती हो ईमान, तो बेहतर है इनके साथ रहकर मुझे कर लेना। साहिर ने सीट बेल्ट बांधते मशवरा थमाया। आप हट कर रहे हैं, कहा तो है मुझे आपके साथ भी रहना है। आप तो आसमान से नहीं उतरने वाले। मैं आपके लिए तरस तरस के जीना नहीं चाहती। सुना आपने, हमारे बच्चे बहुत सब्र वाले हैं, मैनेज कर लेंगे। वैसे भी 3 अम्माएँ हैं, फजीला आपा समेत 100 रूट साहिर। फौरी गाड़ी स्टार्ट की। ईमान ने कफगी जताई, जिस पर साहिर ने इसकी तरफ देखा और हाथ पकड़े अपने सिमत सरकाए तो घूर कर रह गई। फौरी गाड़ी रोकी। तुमने मुझे मेरी ईमान बनकर उसी 1 वीक मिल सकती हो, ये भी छीन जाए तो मेरा खफा होना बनता है ईमान। वो इसके शिकवे पर सारी खफगी भूले, दबा सा मुस्करे। तो क्यों बनाया दूसरी बार इतनी जल्दी? मम्मी कहाँ भी था, पर आपने कहा मैं संभाल लूँगा। दोनों में मुश्किल 1 साल का गैप है साहिर, 1 हफ्ता भी गनीमत समझें। ऊपर से आपका भी बच्चा बन जाना कैसे अफोर्ड करूँ? मेरी जान है आप, आपके बिना आपकी ईमान किसी सूरत गुजारा नहीं है। वो उल्टा रूहान से भी ओके फाइन, हम 6 माह की लीव ले लेते हैं, क्या ख्याल है? साहिर की तजवीज़ पर ईमान की आंखें चमकी। इसे जॉब ज्वाइन किए 6 माह ही हुए, पर वो फेडअप हो चुकी थी। इस उड़ने उड़ाने से ख्याल तो नहीं कि फौरी चाहिए। तो चुड़ैल बताए क्यों नहीं कि लीव चाहती हो, खामखा मेरा खून चलाई जा रही हो। ठीक है, वैसे भी 6 माह के लिए जुआ डिपार्टमेंट पिछले ही सर्च वर्क पर काम करने वाला है। सो फ्लाइट्स वैसे भी अगली 6 माह में बहुत मुश्किल से 8 हैं। मैं खुद हैंडल कर लूँगा। पर प्लीज़ ईमान, जब तुम मुझे अहमियत दो या स्पेशल फील करवाओ तो सिर्फ मुझे याद रखा करो। साहिर की जुनूनियत वक्त के साथ बढ़ चुकी थी। ईमान ने इसका हाथ पकड़े होंठों से लगाए और फ़ौरन गले लगी। आपको जब अहमियत देती है ईमान तो इसे अपना आप भी भूल जाता है। आप सबसे अव्वल है साहिर। मीन्स वी आर फ्री नाउ। या हूँ, चले फिर जल्दी से चलते हैं, क्योंकि अनुष्का का केक हमारे जाने के बाद ही कटेगा और आपके नवाब का थाना भी तभी ठीक होगा। छुट्टी का सोच के वो सच में रिलैक्स हो गई। जबकि साहिर ने मुस्कुरा कर फौरी तायद की तो मोहतरमा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आलम हाउस की सजावट देखकर लग रहा था आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल ही तो था, आज अनुष्का के पूरे 4 साल की हो चुकी थी। हंसमुख प्यारी और बहुत ही खूबसूरत परी थी। इस घर की रौनक और फिर एदा और आइस की ज़िंदगी में जब से बुराक आया तब से अनुष्का की खुशियाँ बढ़ गई थी। अल्लाह ने एदा और आइस को 7 माह बाद ही बुराक दिया, जो प्रीमेच्योर डिलीवरी के सबब चंद माह तकलीफ से गुजरा, लेकिन फिर अल्लाह ने इसको आलम हाउस के मकीनों को लौटा दिया। अनुष्का तो खुद ही इतनी सी होकर अल्लाह बुराक का ध्यान रखती, रोने तक न देती। आज सब अनुष्का के इस खास दिन के लिए रात इन्वाइटेड थे। अदा और आइस ने अनुष्का की हर बर्थडे इसी शान से मनाई थी जैसे आज। मम्मी बुराक केक खाएगा। एदा ने पहले अनुष्का को रेडी किया, फिर अब मिस्टर बुराक की बारी थी, जो हाथ ना आते। मम्मी का फ़ोन दबोचे मस्तियाँ फरमा रहे थे। खा तो लेगा, फिर अगर इसका गला ख़राब हो गया तो रोएगा ना, और आपको इसका रोना नहीं पसंद तो आपने ध्यान रखना है, ये केक से दूर रहे और अपने गिफ्ट्स बचा कर रखना, वरना इस थंडर तैयारी ने सब तोड़ देने हैं। 2.25 साल का बुराक काफ़ी एक्टिव था और पूरे आलम हाउस के अफराद को उंगलियों पे नचाने का शौकीन। तो ये बात नहीं मम्मी, शाले गिफ्ट बुला तो दे दूंगी, मेरा भाई है ना। कोई बात नहीं, सारी गिफ्ट बुराक के दे दूंगी, मेरा भाई है ना, तोड़ देगा तो क्या हुआ मम्मी, और आ जाएंगे। इस नन्हे शहजादे के हाथ चूमते वो खुद भी अभी चुटकी सी थी, पर बहुत सियानी। एदा ने करीब सरकाते इसकी गाल चूमी। मेरी जान, कितना प्यारा दिल है मेरे बच्चे का। ठीक है, आप इसको ले जाओ सोबिया आपा के पास और अपना दूध फिनिश करो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। मेरी प्रिंसेस का स्पेशल डे जो है। एदा ने प्यार से मुटकू बुराक को तैयार किए, मैटर से उठाकर नीचे उतारा तो अनुष्का ने फौरी इसका हाथ पकड़ा और कमरे से निकलने ही लगी। जब आइस को देखकर वो दोनों ही रुके और बाबा के कदमों में बैठने की देर थी कि दोनों आइस से लिपट गए। मेरी चुटकी जाने रेडी हो गई, मेरा बब्बर शेर और मेरी डॉल बहुत प्यारी लग रही है, बाबा की किसिया ले लो वरना मम्मी छीन लेगी। लाड से दोनों ने अपनी अपनी गालें पेश की और एदा इस हसीन मंजर को देखती हंस पड़ी। दोनों में ना एदा ने फ़र्क करती थी ना आइस। खुशी खुशी दोनों कमरे से निकले तो आइस ने रही सही प्यार की डोज अपनी हसीन हो जाती दोशीज़ा को देने रुख उसकी तरफ किया। मेरे लिए बच्चा कुछ प्यार ही रहता है आइस, धरना दे दूंगी। अपनी गाल पर नरम बोसा महसूस किए वो फौरी शिकवा को ना हुई। जबकि इस बार
इस बार ट्रेलर की मौसूफ ने फिल्म दिखाकर ऐदा को हैरान व हलकान साथ किया। तुम्हारे लिए तो आइस आलम की मोहब्बत लुटने को हर लम्हा बेकरार रहती है मेरी जान, धरना दे तुम्हारे दुश्मन। मौसूफ के जज्ब भरे इजहार पर ऐदा अब भी अव्वल दिन से ब्लश करने लगी। अच्छा, अब फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन से फ्रेश हो जाए, मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। अभी इतने काम थे। ये बंदा वारिफ्ता निगाह चार करता ऐदा को दुनिया भुलाने पर लगा था। तभी तो ऐदा के फरार पर कमर के गिर्द हाथ लपेट कर करीब की एक फड़कती से जसारत करते शरीफ बने, फौरी हुक्म की तामील को बढ़े तो ऐदा लजा कर रह गई। वहीं आलम हाउस का दूसरा लाडला कपल भी रेडी हो रहा था। हादी और लीजा बाहर की रही से सजावट में कुछ मजीद बलून से इजाफा करने में मगन थी। ख्वातीन हमेशा की तरह किचन संभाले हुए थी। पिछले कई मिनट्स अशबा अपने इयररिंग से लड़ रही थी और इसके हाथों में लर्जिश थी, जिसका सबब मैट्रेस पर लेटे नन्हे वजूद से प्यार करते अन्नान इब्राहिम का ये रूप जो इससे खुशी व लुत्फ नवाज रहा था। तभी तो अशबा का ध्यान इयररिंग पहनने की तरफ ज़रा न था। अल्लाह ने 2 माह पहले ही अन्नान और अशबा की ज़िंदगी में रुबाब को भेजा था, जो बहुत ही प्यारी तो थी, पर इसकी भूरी आंखें दुनिया में आते ही अन्नान को अपना एक बार फिर दीवाना कर गई। वो इतनी छोटी थी कि वो सिर्फ रोती थी या सोती थी। ब्लैक साड़ी में अशबा सहर बिखेर रही थी। अन्नान अपनी जगह से उठा और ठीक अशबा के अक़ब में आ रुका। मुझे देखकर कोई काम मत किया करो, तुमसे हो ही नहीं पाता। नरमी से उसके हाथ से इयररिंग लिए अन्नान ने खुद पहनाए तो अशबा की गाल से दहक उठे। वो पलट के इसके रूबरू आई तो इस हुस्न के आगे दीवाना झुरझुरी ले बैठा। आपको देखे बिना भी तो काम की नहीं रहती अशबा नूर। अन्नान, आपने तो अभी तक रुबाब को सिर्फ एक बार उठाया, जब वो पैदा हुई। मेरी तबीयत के सबब इसको मेरे बजाय डॉक्टर्स ने आपके लम्स में से रुशनास करवाया था। उसके ऐसे तो वो आपके टच से मानूस ही नहीं होगी। अब तो 2 माह की होने वाली है। इसे आपके प्यार और लाड के साथ इन हाथों की हिद्दत और सीने की हरारत भी चाहिए। अशबा की उदासी देखते वो हंस पड़ा। तुम्हें बताया तो है, मुझे डर लगता है कहीं मेरे हाथ से स्लिप ना हो जाए। 6 माह की होने दो, फिर उठाऊंगा, प्रॉमिस। अन्नान ने फिर 2 माह से जो रट लगाई थी आज भी बरकरार थी, पर अब अशबा को गुस्सा आ रहा था। सही है, मत उठाए, वो समझेगी इसके बाबा इसको कबाब में हड्डी समझते, रूठ जाएगी। फिर जब उठाएंगे तो चीख का आलम हाउस को सर पर उठा लेगी। रूठ कर इसका हिसाब झटके वो फौरी नाराजगी से रुबाब तक पहुंची और इससे पहले वो उसे उठाती अन्ना ने अशबा की कमर में हाथ डालते से पीछे को सरकाया। ओके, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन बस थोड़ी देर। अन्ना ने मजीद इनकार मुश्किल हुआ क्योंकि अशबा की नाराजगी जालिम थी। अशबा फौरी मुस्कुराए इस तरह से आज़ाद करवाते। ज़रा पीछे हटी तो अन्ना ने हिम्मत करते गहरा सांस भरा और इस नन्ही मुन्नी परी को जैसे उठाया। इसका डर देखे अशबा से हंसी रोकना मुश्किल हुआ। उफ अन्नान, हद हो गई है आपकी नज़ाकत की। अपनी बेटी है यार, ठीक से उठाए। कैसे बेज़ौक़ बाबा बने हैं, बस शौहर तक सारी महारतें महदूद थी क्या? अशबा ने हंसी रोकते इसे डांटा, जो कि फ़ौरन से रुबाब को अपने सीने से लगातार इसकी गाल चूमते ही इसे जगह बैठा। और जब रुबाब ने आंखें खोलते ही मीठी सी मुस्कुराहट देते अन्नान को देखा। ये लम्हा कैद करके संभालने के लायक था। अशबा देखो, शी इज़ स्माइलिंग। अन्नान के जज्ब से भारी पड़ती अन्नान की आवाज़ जज्ब से भारी पड़ी तो अशबा भी मुस्कुराई। जब से पैदा हुई आपको मिस कर रही थी, देखिए वो खुश हुई। अन्ना प्लीज़ अदनान, ये नहीं गिरेगी, बाबा है आप, भला गिरने देंगे? अशबा की बात की तायद करते हुए उसकी नन्ही जबी चूमता खुद से लिपटा गया। यार दरअसल जब हादी पैदा हुआ तो मैंने इसे उठाया, लेकिन वो स्लिप होकर मुझसे गिर गया। बचपन में जो चोटें बड़े होकर सामने आती है अब जिंदा होता है, अब अंदाज़ा होता है इस बंदर का दिमाग की तवाज़ुन मेरे ही कारनामा के सबब बिगड़ा। बस ये डर तभी से दिल में बैठा है, लेकिन यू डोंट वरी, अब मैं इसे इतना उठाऊंगा कि ये तुम्हें भूल जाएगी। अन्नान ने आखिरी सीक्रेट खोल ही दिया, जिस पर अशबा तो हादी वाली बात पर हंस पड़ी। उफ अन्नान, आप हमेशा हादी के पीछे ही पड़े रहते। अच्छा लाई इसे मुझे दे और आप भी चेंज कर ले। अशबा ने हाथ बढ़ाए तो अन्नान ने फ़ौरन रुबाब इसकी पहुँच से दूर किया। चलो चलो निकलो, रुबाब सिर्फ अब बाबा की बेटी है। अन्नान ने फौरी कब्जा जमा लिया, जिस पर अशबा ने इसे घूरी। अच्छा तो फीड भी खुद ही करवा लीजिएगा। फिर आया रज़िया जी, मैं तो चली बाय बाय। साड़ी का पल्लू लहराकर मोहतरमा कमरे से निकल गई, जबकि अन्नान से पहले तो घबरा कर रुबाब को देखा, मगर जब वो अच्छी भली रोने लगी तो फ़ौरन ही अशबा के पीछे भगा ताकि उसकी माँ को दे सके। अन्नान को पीछे आता देखे अशबा ने हंसकर फौरी रुबाब ली, जबकि अन्नान आंखें चुरा कर वहाँ से गायब होना सच में क्यूट था। मेरे कंधे रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे इससे पहले वो स्टेथोस्कोप मेज़ की सतह पर रखकर अपने शाने से दबाती मजबूत हाथ इसके कंधों को जकड़कर हल्का हल्का दबाने लगे। बंद आंखों से ही जोई का लब मुस्काए, जिनकी ये मुस्कुराती जम्बीश मुहिब ने झुककर उचक ली। जोई ने घबरा कर आंखें खोली। शर्म करो, हम हॉस्पिटल में हैं। मुहिब की बेबाकी पर वो सटपटाई। मेरी जान, हम एक दूसरे की बहुत ज़ाती है, ये पूरा हॉस्पिटल जानता है। सो जब मुहिब और जोई यहाँ हो
हवा भी डिस्टर्ब नहीं करती। मुहिब के लहजे में बेखुदी ही बेखुदी थी। जोई ने मुस्कुराकर इसके हाथों को हटाया और उठकर ऐन सामने आ रुकी। और तभी तुम्हें मेरी जान निकालने का मौका मिल जाता है। वैसे मैंने तुम्हारे साथ यहाँ जॉब करने का फैसला इसीलिए लिया था कि हम शादीशुदा एक बोरिंग से लाइफ में एक दूसरे को स्पेशल फील करवाने का चाम न खोते। और जब तुम मुझे टच करते हो मुझे हमेशा नई फीलिंग आती है। जोई ने इसकी गर्दन में बाजू बांधे मुद्रिल लहजे में कहते इख्तिताम तक मुकाबिल की सुरूर अगेन आंखें देखी। वैसे इसमें काफ़ी क्रेडिट वालदा और कंदील आपा का है, जिन्होंने हमारे ट्विंस संभाल रखे और हमें मस्तियाँ करने छोड़ रखा है। जिक्र करते ही मुहिब की होठों पर मिठास उतर आई। ऐना और एहराम ने मुहिब और जोई की ज़िंदगी में रुखसती के पहले साल ही धमाकेदार एंट्री दे दी। गोया खानविला हिसाब हुआ जबकि वो दो मुकम्मल तो हुए ही। फजाना खानम इन दो बच्चों के सबब यूं था जवानी लौट आई। यस, मुझे तो फील ही नहीं होता कि मैं मम्मी बनी थी कभी। सच में माँ ने बहुत अय्याशी करवाई हमारी ऐना और एहराम के बाद भी। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें पहले की तरह ढेर सारा प्यार कर सकती हूँ, तंग कर सकती हूँ और सता सकती हूँ। मेरे लिए जन्नत और क्या होगी मुहिब। मैंने तो दुनिया में इसका लुत्फ ले लिया। तुम सब की सूरत खुशी की ज्यादती पर इमोशनल हुई तो मौसूफ जोंक बने लिपट गए। तुम ना खुशी में भी सेंटी हो जाया करो, सारा मोशन तोड़ देती हूँ। तुम्हारी 14 तबक रोशन करने के बजाय मुझे तुम्हारी खुशी वाले आंसू साफ करने पड़ जाते हैं। मुहिब की शिकायत वो हंसती हुई इसके हिसार से निकली। हाँ जी, इतनी आप शराफत की दुकान कि मेरे आंसू रोक पाए आपका जुनून नामी तूफान। मोहतरमा तो शायरा बन गई। जबकि काफिया मिलने पर वो दोनों हंस पड़े। वाह वाह मेरी शायरा, अब तो तूफान का रुख आपने खुद अपनी तरफ घसीटा है। मुहिब की बढ़ती गुस्ताखियों पर वो खिलखिलाई तो इसकी खनकती हंसी पूरे रूम में गूंज कर जिंदगी का वजूद सब करती महसूस हुई। सबकी जिंदगियों में कभी न खत्म होने वाली बहार आई थी, एक ऐसी बहार जिसे जवाल न था। शुजा अलवी हर माह लाजमन चाक कर लगाते अपने खुशबाश बच्चों को देखकर उनकी ज़िंदगी के दिन मजीद बढ़ जाते। वहीं साहिर की दर्दिया तो साहिर की होकर रह गई। वो वापस ही जा न सकी, न नौफल ने जाने दिया। और फिर इस नन्ही हुदा खान ने, जिसकी आमद ने इन्हें एक नए एहसास से रुशनास करवाया। ईमान और अशबा अपनी तालीम मुकम्मल की, अपने फ़राइज़ों को निभाने लगी। NGO काम अशबा बुशरा आपी के साथ मिलकर संभालती और बैरूनी काम यासिर भैया देखते। फिर बेला और उस्मान भी अक्सर आते जैसे दोस्त अहबाब। मंजूर हुसैन अब आइस आलम के अच्छे साथियों में शुमार होता था। वो आलिया और अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ खुश व मसरूर हो गया। रोनाल साया मेहनत और लगन से अपने पैशन को पाने पर लगा था। इसे सुकून मैसर था। इसका दुनिया में अब कोई है, इसकी बहन है जिसने इसे माँ, दादी और बाप तक की शफकत दी। अब तो इसके नन्हे भांजा भांजी भी थे। इस जैसा खुशकिस्मत अब भला कौन था। इब्राहिम आलम ने वापस वकालत शुरू कर ली, क्योंकि इनका यही प्रोफेशन था जिसने इनको सख्त आजमाया। लेकिन फिर वो अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव हो गए। जौलिया को तलाश करने और इसके बाप समेत इनको सज़ा दिलवाने में कामयाब होकर अपनी 5 साल अजियत का बदला लिया। रोहा और इनका साथ हसीन था। बच्चों की मोहब्बतें सुकून परवर। रात का हसीन पल जब आलम हाउस में इतने सारे प्यारे जमा थे। हर आँख ने चाहा कि सदका उताले। मुहिब और जोई भी आए। शुजा साहब भी आजकल आए थे। गोया मालूम होता जैसे दुनिया जहाँ की चमक आलम हाउस का मुकद्दर बन गई हो। अनोशे वो पहली खुशी थी जो शायद आलम हाउस की अब तक खुशियों का सबब थी। तभी तो इस दिन को जश्न की सूरत मनाया गया। और फिर सब हंसते मुस्कुराते चेहरे हंसती हुई तस्वीर में कैद हो गए। ममनू हो चुके इश्क की जायज़ दास्तां इन्हीं खुशियों के दामन में सिमट कर अबद तक के लिए अमर हो गई। अब किसी को किसी से शिकायत न थी, शिकवा न था। अब सबको सबसे मोहब्बत थी। अब सबको सबकी कद्र थी। ये खुशियाँ यूं ही कायम रहे। हर दिल की दुआ थी, यही थी वो इश्क जो ममनू न रहा। कि मीठी सी दास्तां मरवा को भूलिएगा मत, क्योंकि ये कहानियों का सफ़र जब तक है सांस तब तक है रवा इंशाल्लाह। चलिए जी व्यूअर्स एंड रीडर्स, ये थी हमारी आज की नावल की आखिरी किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए जी अगले नावल में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें प्यारे प्यारे। चलिए जी मुझे दीजिए इंशाल्लाह अगले नावल में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।